चलो पहले इमरजेंसी प्रोविजन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। आर्टिकल 352 क्या है ये? चलो, आर्टिकल 352 of the Constitution of India contains provisions related to a financial emergency, failure of constitutional emergency, suspension of enforcement of rights conferred in part 3 of the Constitution, general emergency। क्या आंसर होना चाहिए? डी। सी क्यों? सी कौन कौन कह रहा है? सी सुना तो था मैंने, किसी ने तो कहा था। सी कौन कौन कह रहा है? नहीं, डी है। ठीक है, हाँ बिल्कुल डी है। हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं, हमारे कितने टाइप की इमरजेंसीज होती हैं? 3 टाइप्स। एक कौन सी होती है? नेशनल इमरजेंसी। जो ये नेशनल इमरजेंसी है, इसी की बात कर रहे हैं हम आर्टिकल 352 में। बिल्कुल सही है। तो दिस इज रिलेटेड टू आर्टिकल 352। एक और इमरजेंसी होती है, कौन सी? प्रेसिडेंट्स रूल, है ना? वो कौन सा होता है? आर्टिकल 356। और एक और होती है इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, दैट इज आर्टिकल 360। ठीक है, एक तो आपको इन आर्टिकल्स के नाम पता होने चाहिए, दूसरी चीज पता है क्या पता होनी चाहिए? देखो, आर्टिकल 352 से रिलेटेड ना 2 और प्रोविजंस हैं। एक है आर्टिकल 358, एक है आर्टिकल 359, है ना? 358 क्या बताता है? एक सेकेंड। हाँ जी, सस्पेंस किसकी? पुलिस वाले की सस्पेंशन। कौन सी सस्पेंशन? फंडामेंटल राइट्स की सस्पेंशन, सारे फंडामेंटल राइट्स की। हाँ, आर्टिकल 358 क्लियरली बताता है कि आर्टिकल 19 शैल बी सस्पेंडेड। आर्टिकल 359 क्या बताता है? बिल्कुल सही बात है। इसमें ना प्रेसिडेंट बताएगा, प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर बताएगा। सारे फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली नहीं बंद हो रहे, प्रेसिडेंट ना ऑर्डर निकालेगा। ऑर्डर में प्रेसिडेंट बताएगा कि फलाने फलाने फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड है ना। सस्पेंडेड भी नहीं कहेगा वो, ये आपने ध्यान रखना है। व्हाट ही सेज इन हिज ऑर्डर इज दैट राइट टू मूव अ कोर्ट अगेंस्ट दीज फंडामेंटल राइट्स इज प्रोहिबिटेड। मतलब ये फंडामेंटल राइट्स चलेंगे, पर आप इनके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकते। ये चीज होगी, ठीक है? सो आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली सस्पेंड्स आर्टिकल 19। 359 क्या करता है? राइट टू मूव कोर्ट। राइट टू मूव कोर्ट कौन से आर्टिकल में? 32 में। हाँ, तो उसको खत्म कर देता है। क्लियर? ये सारी चीजें नेशनल इमरजेंसी का पार्ट है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है, एंड आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी। सबको क्लैरिटी है? फंडामेंटल सस्पेंड हो रहे हैं, सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड इन पार्ट 3। क्या सिर्फ इसी वजह से, इसी से रिलेटेड है नेशनल इमरजेंसी? इज नेशनल इमरजेंसी ओनली रिलेटेड टू सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? नो। व्हाट इज नेशनल? यही पूछा है ना, रिलेटेड टू। इज नेशनल इमरजेंसी रिलेटेड टू ओनली सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? नहीं। देन व्हाट? नेशनल इमरजेंसी इज रिलेटेड टू वो सारी चीजें तो हैं रिलेटेड टू। अच्छा, लगती कब है नेशनल इमरजेंसी? वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, और आर्म्ड रिबेलियन। इंटरनल डिस्टर्बेंस तो नहीं यूज करोगे, ठीक है? तो इसीलिए अब ठीक है, क्लियर है? द आंसर इज डी। क्या हो गए? ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे इग्नोर करना। Which one of the following judgments declared that the Parliament has no power to amend any of the provisions of Part 3 of the Constitution of India? A है केशव नंदा, सबसे फेमस। दूसरा है गोलकनाथ। तीसरा है चंपकम दुरायराजन। चौथा है मिनर्वा मिल्स। क्या है? अगेन आई विल रिपीट द क्वेश्चन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये कहा था कि पार्ट 3 को तो आप अमेंड ही नहीं कर सकते। पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स छेड़ ही नहीं सकते, छेड़ना ही नहीं है। ये बात को ध्यान में रखना, नहीं तो हम पता क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट केशव नंदा भारती, जनरली ऐसे लिंक बनाते हैं। क्लियरली क्वेश्चन में लिखा है कि फंडामेंटल राइट्स को छेड़ना ही नहीं है।
कौन सी जजमेंट है? गोलकनाथ, पक्का? बिल्कुल सही बात है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की जो जजमेंट आई थी दैट केम इन 1967 एंड व्हाट डिड इट से? इसने कहा था कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेलिएंट है और पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कौन से आर्टिकल से होता है? 12 से। आर्टिकल 13 में कुछ लिखा हुआ है ना, जुडिशियल रिव्यू लिखा हुआ है ना, पर वैसे क्या लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स में कि नथिंग विल इंपिंज ऑन और वुड चेंज दिस। तो उसको इंटरप्रेट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करा कि ये पार्ट 3 का पूरा पार्ट 3 इम्यून है। इम्यून मतलब चेंज नहीं हो सकता। सो गोलकनाथ ने ये कहा था। चलो बाकी जजमेंट्स भी देख लेते हैं, है ना। केशव नंदा भारती में क्या हुआ था? पर केशव नंदा भारती आया कैसे था? गोलकनाथ जजमेंट आई, किसी ने चैलेंज करा कि यार ये ठीक सी बात नहीं है, क्यों नहीं, अमेंड तो कर सकते हैं, है ना। यही था। इंदिरा गांधी तो थी उस टाइम पे। कौन सी? 25 आई, तो उस चीज को चैलेंज किया था एंड केशव नंदा भारती जजमेंट में गोलकनाथ जजमेंट को रिवर्स कर दिया था। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? कि यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट यू कैन नॉट अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर। तो केशव नंदा भारती आपको क्लियर है, गोलकनाथ की क्लियर है। बाकी जजमेंट्स भी देख लेते हैं। चंपाकम दुरायराजन कौन सी थी? रिजर्वेशन वाला था क्या? 1927 में ना, 1927 ब्रिटिश टाइम्स में जो गवर्नमेंट ऑफ मद्रास थी उसने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस दी हुई थी। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उस जजमेंट को चैलेंज किया गया कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दी हुई है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा हाँ गलत बात है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस नहीं देनी। उस चीज को सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अपील डाली गई कि यार मद्रास हाई कोर्ट ने गलत कहा है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अंडर चंपाकम दुरायराजन केस क्या कहता है कि मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल सही था। ठीक है, ये चंपाकम दुरायराजन वाज रिलेटेड टू रिजर्वेशन, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट अपना क्या आ जाता है? मिनर्वा मिल्स। मिनर्वा मिल्स में क्या हुआ था? हाँ जी आप बताओ। थैंक यू सर। राजू को मिनर्वा मिल्स में क्या हुआ था? बेसिक स्ट्रक्चर को हाँ एग्जैक्टली क्या था मुद्दा? अच्छा ये आर्टिकल के नाम सुने आपने? आर्टिकल 31A B C। आर्टिकल 31C में इंदिरा गांधी ने कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं हमारे आर्टिकल 39 क्लॉज B और C, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकते हो। ये इंदिरा गांधी ने कह दिया। इंदिरा गांधी ने कहा है अंडर, इंदिरा गांधी ने नहीं कहा है, मतलब सरकार ने अमेंडमेंट करके कहा है कि अंडर आर्टिकल 31C जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं दो, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर सकती है। ये कह दिया। वो कौन से आर्टिकल्स थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के? बी और सी, ये डाल दिया। फिर इंदिरा गांधी ना 42nd अमेंडमेंट लेके आती है। 42nd अमेंडमेंट क्या है? उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत बड़ी वो थी। उसमें ना इंदिरा गांधी पता है क्या करती है? कहती है सिर्फ 39BC नहीं, सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अब फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आ जाएंगे। किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करना है तो आप कर दो, फंडामेंटल राइट्स की टेंशन ना लो। इस चीज को चैलेंज करा था मिनर्वा मिल्स केस में। और मिनर्वा मिल्स क्या कहता है? कहता है ऐसा कुछ नहीं है, जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर। इंदिरा गांधी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सुप्रीमेसी देके, फंडामेंटल राइट्स को बाप बना के, डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स का बाप बना के जुडिशियल रिव्यू हटा रही है। दैट इज रॉन्ग। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है अंडर मिनर्वा मिल्स कि यही है, इसी के लिए आप कर सकते हो, इन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। सो अंडर मिनर्वा मिल्स केस को हम किसके लिए जानते हैं? ये याद रखना, ठीक है। कब आया था मिनर्वा मिल्स केस? 1980। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार थी तब। वैसी है, ये नहीं पूछेंगे, पर थी तब, वैसे ही पूछ रहा हूं मैं।
थी या नहीं थी? थी भाई, थी। इमरजेंसी के बाद जो सरकार आई थी वो 2 सालों के लिए आई थी, 77 टू 79। 80 में तो इंदिरा गांधी वापस आ गई थी। खैर नॉनदलेस ये हो गया। चलो, कोई डाउट इस चीज में? स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं लग रही? हमने काफी क्वेश्चंस, काफी टॉपिक्स कवर करने हैं, इसलिए आई एम रैंपिंग अप द स्पीड। नेक्स्ट, which of the following are not necessarily the consequences of the proclamation of president's rule in a state? Under which article this proclamation is covered? बिल्कुल सही। तो इनमें से कौन सी चीजें नहीं है? डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसके अंडर हो सकती है, रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज। ये दोबारा से पढ़ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरीली। तो अब बताओ क्या सही होगी ऑप्शन? कौन सी चीज नहीं होगी? ऑटोमेटिकली नहीं होगी। 1 and 3, व्हाई नॉट दिस? ये तो होगा ही, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नमेंट तो आप गिरा देते हो, है ना, पर आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा होती है उसको क्या रखते हो? सस्पेंशन में रखते हो। प्रेसिडेंट चाहे तो डिसॉल्व कर देगा उसे, पर वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं है। ठीक है, सो दिस इज नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोविजन। इस चीज में किसी को कोई डाउट होगा ना, हाथ खड़ा देना। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या ऑटोमेटिकली चले जाते हैं जब 356 एनफोर्स होता है? यस, दैट इज व्हाट 356 इज। प्रेसिडेंट रूल जब लगता है तो वहां की सरकार हट जाती है, ये तो है ही है। दिस इज देयर। डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज, पंचायतें भी डिसॉल्व हो जाती हैं? नहीं होंगी, क्यों करना उन्हें तो उनका काम करने देना चाहिए। सो आंसर क्या होगा इस चीज का? 1 and 3 पक्का? चलो, अब नेक्स्ट, who among the following is empowered to establish the interstate council under article 263 of the constitution? सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। पार्लियामेंट? पार्लियामेंट पक्का? How many of you say that it's A? ये आंसर है। धड़ल्ले से हाथ खड़ा करना, कोई बात नहीं, अपने में कन्विक्शन होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सबको देखते रहते हैं और फिर ऐसे 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 करते हैं, नहीं। Who among of you believe that it's parliament? Okay, प्रेसिडेंट कौन मानता है? अच्छा, और बाकी कांट से? यस नो कांट से वाले हैं। प्रेसिडेंट है इसका आंसर। देखो, गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ही बनाएगा। ये जो प्रोविजन है हमारा, ये किसके लिए आया था? स्टेट्स और सेंटर के बीच में कोऑपरेशन हो सके, इंटर स्टेट काउंसिल। इसमें क्या होता है? सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, एंड दिस वाज देयर टू एनफोर्स क्या? कुछ कोऑपरेटिव था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? एनीवन? एक सेकंड मैं बताऊंगा, एकदम बोलना मत। हाँ जी, हार्मनी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, कैसे होगी? दोनों के बीच में बातचीत होगी, उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, एंड फॉर दैट पर्पस ओनली वी मेड आर्टिकल 263। सो कहना इसे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वैसे इज इंडिया अ फेडरल स्टेट? इस पे क्लैरिटी है? पक्का? इट हैज सर्टेन यूनिटरी फीचर्स बट इट इज अ फेडरल स्टेट, ये तो सारे मानते हैं। क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्ट इन है? फेडरलिज्म तो है, पर क्या हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखें तो क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म उसमें बिल्ट इन है? यही तो करा है अभी, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही आर्टिकल है, यही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आर्टिकल 263 के थ्रू वी कैन से दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सर्टेन built in features for cooperative federalism? ठीक है, आगे बढ़ूं? निकालूं ये क्वेश्चन? चलो, the answer is C। चलो, इसका आप आंसर बताओ। 20 सेकेंड्स लो। दिख रहा है सबको? पीछे दिख रहा है?
एक बारी 20 सेकेंड्स लो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगेन कोई नॉट करेक्ट करेक्ट में कंफ्यूज मत होना, करेक्ट ही पूछना। A? Sure? How many of you say A? Very nice. किसी को और कुछ लगता है? Apart from A, हाथ खड़ा कर दो। हाँ जी, C. यूपीएससी बनाएगा रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट। हो सकता है, वैलिड बात है, रिक्रूटमेंट तो यूपीएससी करता है, पर ये आपको पता होना चाहिए यूपीएससी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक डिपार्टमेंट है ना, डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वो बनाएगी। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करेगी, ठीक है, एंड डीओपीटी के रूल्स के अंडर ही चलेगी। नाउ एक एक ऑप्शन को देखते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज मे बी क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर ऑल इंडिया सर्विसेज? एग्जांपल्स दे दो चलो। हाउ मेनी ऑल इंडिया सर्विसेज डू वी हैव? 3. What are those? IAS, IPS, IFS. IFS, फॉरेस्ट, फॉरेन तो नहीं, फॉरेन सर्विस क्या है फिर? सेंट्रल सर्विस है। IRS वगैरह ये सेंट्रल सर्विस है। ऑल इंडिया सर्विसेज हमारे पास 3 है। ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ एंडोर्समेंट ऑफ राज्यसभा इज नॉट एसेंशियल फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस बनाने के लिए पहले राज्यसभा को रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एंड दैट रेजोल्यूशन शैल बी पास विद अ सिंपल मेजॉरिटी। यस, जो रेजोल्यूशन पास करेगा राज्यसभा वो सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगा। मैं बता देता हूं, ऑल इंडिया सर्विसेज जब बनती हैं तो क्या होता है, राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करता है कि भाई बना दो, इस सर्विस को भी ऑल इंडिया सर्विस कह दो, एक और ऑल इंडिया सर्विस बना दो। फिर पार्लियामेंट उस पर लॉ बनाता है। अब राज्यसभा जो रेजोल्यूशन पास करता है, इज इट पास्ड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी और बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी? 2/3 वाली मेजॉरिटी, पता है ना सबको। तो क्या सिंपल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास होता है या 2/3 से? चलो मैं बता देता हूं, 2/3 से पास होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, लिख भी लेना, इस पे भी एमसीक्यू बन सकता है। एक स्टेटमेंट ऐसे डाल देंगे, राज्यसभा नीड्स टू पास अ रेजोल्यूशन विद 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है, ओनली देन पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक अ लॉ ऑन दिस। क्लियर? तो ये गलत है, ये अभी हमने क्लियर करा है। किसी को लग रहा था कि यूपीएससी रिक्रूटमेंट के रूल्स फाइनलाइज करता है, नहीं। कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होगा आईएएस आईपीएस ऑफिसर का, रूल्स क्या होंगे, सारा सेंट्रल सर्विसेज एक्ट के तहत, 1951 का एक्ट के तहत होता है, उसमें द पावर इज विद सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। कंडीशंस ऑफ सर्विस टू ऑल इंडिया सर्विसेज में बी ऑल्टर्ड बाय यूपीएससी। यूपीएससी की इतनी औकात नहीं है, नहीं है, पेपर कंडक्ट करता है बस वो, दैट्स इट, और उससे ज्यादा कोई औकात नहीं है। क्लियर? ठीक है जी, ऐसे ही चलते हैं फिर। नेक्स्ट, the principle that the Constitution of India has a basic structure or features which could not be amended was laid down in which one of the following judgments? बताओ कौन सी में? बेसिक स्ट्रक्चर तो सबको पता है, ये तो मुझे लगता है पूछेंगे भी नहीं सवाल, क्योंकि केशव नंदा भारती सबसे ज्यादा फेमस केस है। पर शंकरी प्रसाद केस कौन सा था? क्योंकि बाकियों पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम सारी ऑप्शंस देखेंगे। ये तो आंसर इसका सी है, क्लियर कट, बेसिक स्ट्रक्चर केशव नंदा। व्हाट वाज शंकरी प्रसाद केस? एनीवन, हाथ उठाना। हाँ जी, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली। पता है गोलकनाथ की जो जजमेंट आई थी उसका भी बैकग्राउंड था। गोलकनाथ की जजमेंट से पहले आई थी शंकरी प्रसाद। शंकरी प्रसाद ने कहा था कि पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी अमेंड कर सकती है, कुछ भी, ब्लैंकेट पावर दे दी, पूरी पावर दे दी पार्लियामेंट को, ठीक है। उसके रिस्पॉन्स में गोलकनाथ जजमेंट आई थी जिसने उल्टा कर दिया,
जैसे आप ये देखो, जो केशव नंदा है ना वो मिडिल ग्राउंड है। शंकरी प्रसाद कहता है करो अमेंड, जो करना है करो, कुछ भी चेंज कर दो, कल को इसे डिक्टेटरशिप बना दो, कुछ भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो गोलकनाथ है वो क्या कहता है, आंख उठा के ना देख लेना फंडामेंटल राइट्स की तरफ। और जो आपका केशव नंदा है वो क्या कहता है कि देख सकते हो आंख उठा के, एक आंख बंद कर देना। वो एक आंख कौन सी है, बेसिक स्ट्रक्चर वाली। ठीक है, सो शंकरी प्रसाद वाज ऑल अबाउट अमेंडिंग एनीथिंग। एग्जैक्टली, हुआ पता है क्या था, इसके रिस्पॉन्स में ही ना फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था। शंकरी प्रसाद ने कह दिया था कि कुछ भी कर सकते हो, तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था। खैर उसको हम कभी बाद में देखेंगे। गोलकनाथ हम सब कर चुके हैं, मिनर्वा मिल्स हम कर चुके हैं, केशव नंदा भारती हमें पता है, बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, मेक सेंस। चले आगे, चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ जोनल काउंसिल? यू नो व्हाट जोनल काउंसिल्स आर? पक्का? चलो बताओ। नॉट अ फीचर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है जोनल काउंसिल। पक्का? तो फिर कौन सी बॉडी है? हाँ, जोनल काउंसिल। हाँ दस रहे हैं, पहले तो बाकी तो पूछ रहे हैं। हाँ, जोनल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। फिर कौन सी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है which is made by an act of parliament. Which act of parliament made zonal council? हाँ जी, हाथ खड़ा करके बोलो। Which act of parliament? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। उसके तहत स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में क्या हुआ था, लिंग्विस्टिक बेसिस पे थोड़ा सा आपने स्टेट्स बना दी थी, उसी में आपने जोनल काउंसिल्स बनाई थी। तो जोनल काउंसिल्स आर नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दे आर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं, पहले मैं आपका क्वेश्चन आंसर कर देता हूं। देखो, इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में पता है? इंटरस्टेट काउंसिल की करती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की सीगा ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡੋਮੇਨ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡੋਮੇਨ ਹੈ, ਡੂਅਲ ਪੋਲਿਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ। ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਬਾਤਚੀਤ ਨਾਲ। ਉਹ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? इंटरस्टेट काउंसिल। उसे प्लेटफॉर्म दे विच बह के स्टेट्स एंड सेंटर विल टॉक इट आउट, इकट्ठे चलाणगे सरकार नूं, देश नूं। ठीक है, वो इंटरस्टेट काउंसिल है। हुण मैनूं ये दस्सिओ इंटरस्टेट काउंसिल किहड़े आर्टिकल दे अंडर आंदी है? बाकी ना वे हिंट दूं? हिंट, हाँ हिंट दूं? ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਲਾਸ ਹੈ। ਲਓ 263। चलो ठीक है। नाउ स्टोरी क्या है जोनल काउंसिल की? देखो, ये तो आपको पता होगा कि जब ये एजिटेशन चल रही थी ना कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाओ, तो बहुत सारे हमारे जो लोग थे, जो एक्सपर्ट्स थे, वो ये कहते थे यार लैंग्वेज के बेसिस पे अगर इंडिया को डिवाइड कर दिया तो इंडिया पूरा ही टूट जाएगा, बुरी तरह तहस नहस हो जाएगा। लैंग्वेज के बेसिस पे ना करो। हर कोई अपना लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म लेके चलेगा, बाकियों को हेट करेगा। और साउथ में तो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा मूवमेंट चल रही थी। साउथ में एक मूवमेंट चली थी, एंटी हिंदी मूवमेंट। एंटी हिंदी क्या थी? वो अभी भी यही कहते हैं ना कि हिंदी के अगेंस्ट रहते हैं, हिंदी के इंपोजिशन के अगेंस्ट रहते हैं वो। तो इसलिए ना सोच रहे थे कि अगर आपने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बना दी ना, तो वो ना इंडिया बल्कनाइज हो जाएगा, टूट सा जाएगा। तो इसीलिए अब आप बना तो रहे हो, लोगों की चाहत है कि यार लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट्स बना दो, पर फिर भी जो भी अलग अलग स्टेट्स हैं लैंग्वेजेस के नाम पे जो बटी हुई हैं, उनमें भी कोऑपरेशन होनी चाहिए। उसके लिए आपने जोनल काउंसिल्स बनाई। जोनल काउंसिल में क्या होता है? पूरे हिंदुस्तान को 5 जोन्स में डिवाइड कर दिया है।
ठीक है, नॉर्थ जोन हो गया, और कौन सा होगा, साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट भी हो गया, और एक सेंट्रल जोन हो गया। पूरे इंडिया को 5 जोन्स में डिवाइड कर दिया, और इन जोन्स में जो स्टेट्स हैं वो आपस में बातचीत कर सके ताकि उनके बीच में लड़ाई वगैरह ना हो। इसके लिए आपने जोनल काउंसिल्स बनाई। तो जोनल काउंसिल का मेजर पर्पस क्या था कि एक जोन के लोग आपस में लड़े ना, और एक जोन के लोग आपस में सबसे ज्यादा लड़ते हैं। नॉर्थ की कोई स्टेट का कोई मुद्दा नहीं होगा वेस्ट बंगाल के साथ, पर पंजाब का मुद्दा होगा हरियाणा के साथ। किस चीज के पीछे मुद्दा हो रहा है, एसवाइएल। कर्नाटका का मुद्दा होगा तमिलनाडु के साथ, कावेरी। आंध्रा का मुद्दा होगा अब तेलंगाना के साथ, है ना। महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटका के मुद्दे चलेंगे कृष्णा रिवर को लेके। ये जो जोन्स में स्टेट बंटी हुई हैं, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म आ गया इनमें, ये लड़ाई ज्यादा करेंगी। तो इनके बीच में एक वो होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जिसके बेसिस पे दिल टॉक इट आउट, दिल टॉक देयर इश्यूज आउट। उसके लिए जोनल काउंसिल्स बनाई थी। तभी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जोनल काउंसिल्स बनाई थी, क्योंकि मन नहीं था लैंग्वेज के बेसिस पे बनाने का। मन कैसे नहीं था, वो एक बंदे ने, जिसका नाम क्या था, पोटी श्रीराम मालू, जो भी, चलो ठीक है, आई एम सॉरी मैं प्रोनाउंस नहीं कर रहा, किसी की फीलिंग्स हर्ट होगी तो आई एम रियली सॉरी। पर पोटी श्रीराम ने कहा था नई तेलुगु राष्ट्र बनेगा, आंध्रा वगैरह बनाओ, तो मानना पड़ा। उससे पहले बहुत सारी कमिटी बैठी थी, जेवीपी कमिटी, बहुत सारी कमिटी थी जो कह रही थी नहीं, इंडिया की एकता और अखंडता, ये बोलते हैं ना, इंडिया की यूनिटी एंड इंटेग्रिटी के लिए यू शुड नॉट डिवाइड इंडिया इनटू डिफरेंट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ये कहा था। पर करना पड़ा क्योंकि एक बंदे ने फास्ट ऑन टू डेथ कर लिया और उसकी डेथ ही होगी, ठीक है, तो इसीलिए करना पड़ा। तो उस चीज को थोड़ा सा साइड पे करने के लिए, उसका इफेक्ट को ब्लंट करने के लिए आपने जोनल काउंसिल्स बनाई थी, ठीक है। तो जोनल काउंसिल्स आर स्टैट्यूटरी बॉडी। 5 जोनल काउंसिल्स हैव बीन सेट अप अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये सही है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। चंडीगढ़ ऑल्दो नॉट अ स्टेट इज इंक्लूडेड इन जोनल काउंसिल, यस चंडीगढ़ इज, ठीक है। इट इज एन एडवाइजरी बॉडी, यस क्यों, इसकी रिकमेंडेशंस वगैरह मान नहीं सकते, रिजेक्ट कर सकते हैं इसकी रिकमेंडेशंस, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो सिर्फ टॉक शॉप है, बातचीत करने का है। ये जो भी एडवाइस देंगे मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते। सो इट इज एन एडवाइजरी बॉडी। अच्छा मुझे एक और चीज बताओ, जो मणिपुर, नागालैंड, मेघालय वगैरह है वो किस जोन में आएंगे, नॉर्थ ईस्ट तो है नहीं। बाद में एक और एक्ट आया, नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग काउंसिल बनाई, 7 सिस्टर्स के लिए। वी कॉल देम 7 सिस्टर्स। नाम पता है सबके, पक्का, मणिपुर, नागालैंड वगैरह, उनके लिए एक नॉर्थ ईस्ट जोन अलग से बना था, ठीक है। ये होगी आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। कोई डाउट अभी तक, चलो नेक्स्ट। Which of the following are the subjects in the concurrent list under the 7th schedule of the Constitution? ठीक है, एक एक करके देखते हैं। Citizenship, Economic and Social Planning, Trade Unions, Industrial and Labor। आराम से 10 सेकेंड लो, थोड़ा पढ़ो, फिर बताओ। 2 and 3 पक्का। सिटीजनशिप क्यों नहीं है कॉन्करेंट लिस्ट में? ओनली पार्लियामेंट के। देखो एक ना हमेशा याद रखना, जब भी हम एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस करते हैं ना, तो एमसीक्यू में ना इंसान ये सोचता है कि यार एमसीक्यू मेरा सही तभी होगा जब या तो मुझे आता है या मुझे नहीं आता, है ना, यही होता है एमसीक्यू में। मेंस टाइप जो होते हैं क्वेश्चंस, उनका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनका अलग होता है, पर या तो आपको आता है या नहीं आता, यही इंसान सोचता है। पर एक इसका मिडिल ग्राउंड भी होता है। अगर आपको नहीं आता तो आप लॉजिक लगा के आंसर तक पहुंच जाते हो। वो स्किल अगर आपने सीख ली तो आप नायब तहसीलदार के पेपर में तुक्के भी मारोगे तो वो तुक्के भी सही होंगे, अगर आपके तुक्कों में लॉजिक लग रहा है। मान लो ये नहीं, मैं सारे सब्जेक्ट थोड़ी लिस्ट डाउन करूंगा, सेंट्रल लिस्ट में 98 सब्जेक्ट्स हैं, सारे थोड़ी रटूंगा। स्टेट लिस्ट में कुछ 58 के आसपास सब्जेक्ट्स हैं, सारे थोड़ी रटूंगा। और कॉन्करेंट लिस्ट में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, सारे थोड़ी रटूंगा। तो मुझे नहीं पता यार कौन सा कहां है, पर मैं लॉजिक लगाता हूं। सिटीजनशिप क्या कॉन्करेंट लिस्ट में होगा? कॉन्करेंट मतलब स्टेट भी सिटीजनशिप को लेके लॉ बना सकते हैं, ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि इंडिया एक इंडियन सिटीजन ही होता है, कोई पंजाबी सिटीजन, कोई हरियाणवी सिटीजन, कोई जे के सिटीजन कुछ नहीं होता। वो क्या चक दे की लाइन थी, मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, सिर्फ एक मुल्क का नाम है इंडिया। यह बहुत पुरानी मूवी होगी, याद नहीं? चक दे इंडिया देखी किसी ने? है ना, हॉकी की टीम। चलो, तो सिटीजनशिप तो हो ही नहीं सकता, स्टेट को मैं कोई पावर ही नहीं दे रहा, तो ये तो है ही यूनियन लिस्ट का पार्ट। यूनियन लिस्ट कौन सी है? लिस्ट 1 2 3 1। हाँ, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग हो सकता है, स्टेट्स भी करे सेंटर भी करे, कॉन्करेंट का पार्ट होगा। ट्रेड यूनियंस, लेबर लॉज, ये तो अगर आप न्यूज पढ़ रहे हो तो न्यूज में हमने बात करी है कि भारत सरकार ने 4 लेबर कोड्स निकाले हैं। सुना है किसी ने? कोड ऑन वेजेस, हम इकोनॉमिक्स करेंगे ना कल से, उसमें हम करेंगे कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कोड ऑन डिस्प्यूट्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, है ना, और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी वगैरह। तो भारत सरकार ने 4 लेबर कोड निकाले। अगर आपने न्यूज ध्यान से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इंडिया में जो लेबर लॉज है ना, वो सेंटर ने अलग अपने लॉज बनाए हुए हैं, स्टेट्स ने और अलग से लॉज बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अगेन अगर सेंटर स्टेट दोनों लॉज बना सकती हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये कॉन्करेंट लिस्ट में होगा। अब नेक्स्ट जो मैं बात बोलने जाऊंगा वो ये है कि सबको पता तो है ना कि लिस्ट करती क्या है, व्हाट इज यूनियन लिस्ट? पता है सबको? किसी को नहीं पता तो बता दो। पता है? पक्की गल है? दसो फिर, यूनियन लिस्ट की कर दी है? सेंटर लॉ बनाती है, सेंटर दी एक्सक्लूसिव पावर हैगी है। पक्की गल है? श्योर? दोनों बना सकते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सबको पता है। कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है उसमें स्टेट सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं। पर मान लो सेंटर ने भी लॉ बना दिया, स्टेट ने भी लॉ बना दिया इन कॉन्करेंट लिस्ट, किसका चलेगा? सेंटर का पक्का? तो इधर कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर इज ग्रेटर देन स्टेट्स, बिल्कुल सही है। क्या ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जहां स्टेट का लॉ सेंटर के लॉ के ऊपर आ जाएगा उस स्टेट में? हाँ, मैं बता देता हूं सबको। अगर मान लो कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट ने लॉ बना दिया, सेंटर ने लॉ बना दिया, पर स्टेट ने ना वो लॉ प्रेसिडेंट के पास भेज दिया और प्रेसिडेंट ने कह दिया हाँ ये ठीक है लॉ, तो उस स्टेट में स्टेट का बनाया हुआ लॉ चलेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस, if president gives an assent to a bill passed by state legislature that was related to concurrent list, then that state law shall be above central law. पूरे हिंदुस्तान में only that state, है ना? Make sense? ठीक है, चलो, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? ज्यादा किस में सब्जेक्ट्स हैं? कॉन्करेंट लिस्ट में ज्यादा है, यूनियन लिस्ट में है? यूनियन लिस्ट में है। इससे क्या पता चलता है कि यूनियन के पास ज्यादा पावर्स हैं। Hence, in our federalism, we say that our constitution is federal because it follows certain basic principles. Yet, it has a unitary bias. What do you mean by unitary bias? ज्यादा पावर सेंटर के पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Which part of ये रट्टे वाला क्वेश्चन है, इसमें लॉजिक वगैरह भी नहीं लगेगा, सॉरी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बात बताई थी, क्या कहते हैं वो, कमेंटेटर्स कर्स। सुना है कमेंटेटर्स कर्स के बारे में? क्रिकेट में जैसे क्या होता है, कपिल देव के साथ ये बहुत होता है। कपिल एकदम से किसी ने शॉट मारा, बॉल हवा में गई, तो कपिल देव बोलता है और ये बहुत ही बेहतरीन छक्का, नहीं आउट हो गया। ऐसा होता है कई बार, मेरे साथ ऐसा हो गया इस चीज में। ये लॉजिक से नहीं हो सकता, ये पता ही होना चाहिए, रटा ही होना चाहिए। तो किसी को रटा है ये? सेंटर स्टेट रिलेशंस कौन से पार्ट में आएंगे? 11, पार्ट 11। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। म्यूनिसिपैलिटीज कौन से पार्ट में आती हैं? पंचायत। ये कुछ पार्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स, सिटीजनशिप, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Consider the following statements. The Indian federal system is based on Australian model of federalism. Canadian model. Okay.
फेडरल सिस्टम इन इंडिया इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। एक एक करके देखते हैं। पहला तो क्लियर है, क्यों ऑस्ट्रेलियन मॉडल क्यों नहीं फॉलो करते हम? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का भी लगभग सिमिलर मॉडल है जिसे हम हार्ड फेडरलिज्म कहते हैं। वहां स्टेट्स के पास जबरदस्त पावर्स है। इनफैक्ट उनका कॉन्स्टिट्यूशन पता है कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो चीजें जो सेंटर का, जिसे फेडरल गवर्नमेंट कहती है, उसका डोमेन है। बाकी जो कुछ भी बाहर है सब स्टेट्स का डोमेन है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सेंटर किन किन चीजों पे काम कर सकता है, बस स्टेट्स जो उसके अलावा जो कुछ भी है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग अंडर द सन, ठीक है, हार्ड है। प्लस यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल गवर्नमेंट स्टेट के बॉर्डर नहीं चेंज कर सकती कि तेलंगाना बना दो, पंजाब हरियाणा कंबाइन कर दो, पंजाब हरियाणा तोड़ दो, ये सब नहीं कर सकती यूएसए की स्टेट। बॉर्डर ऑल्टर नहीं कर सकती। उसका कारण पता है क्या है? कर सकती है नहीं कर सकती? यूएसए में स्टेट्स के बॉर्डर नहीं वो हो सकते, स्टेट्स डिसॉल्व नहीं हो सकती, कुछ नहीं है, स्टेट्स की अपनी एंटिटी है। इंडिया में कर सकते हैं? कौन से आर्टिकल के तहत कर सकते हैं? आर्टिकल 3 में हम बॉर्डर मर्ज करना है, तोड़ना, कुछ भी कर सकता है पार्लियामेंट। स्टेट्स की कोई से नहीं है। हाँ, उनसे बस एक बारी पूछ लेते हैं, ठीक है ना? ऐसा क्यों है? उसका कारण दिया हुआ है। हाँ, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले अमेरिका कोई कुछ नहीं था, 13 स्टेट्स थी। उन्होंने आपस में अग्रीमेंट किया कि हम अपने ऊपर एक सरकार बिठा लेते हैं फेडरल। पर जब 13 कंट्रीज आपस में अग्रीमेंट करेंगी तो वो ये तो चाहेंगी ना कि हमारे डोमेन में ना एंटर हो जाना, हमारे राइट्स प्रोटेक्टेड होने चाहिए। तभी यूएसए में ना स्टेट राइट बहुत होता है। ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा है। पर इंडिया में क्या स्टेट्स की इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस थी? यूनियन आया, उसने स्टेट्स बना दी पकड़ के, ये लो। तो हम ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि फेडरल सिस्टम इन इंडिया इज अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडिया, ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। बिल्कुल नहीं है ना? प्लस इस पे B.R. अंबेडकर जी ने भी कुछ कहा है। आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है, जिससे अगर आपको आर्टिकल 1 की नॉलेज है, पहला आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप बता सकते हो ये स्टेटमेंट गलत है। क्या उन्होंने बोला है? आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। एंड B.R. अंबेडकर ने ये कैटेगोरिकली बताया था कि इंडिया यूनियन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्टेट्स वर इंडिया वाज नॉट फॉर्म्ड आउट ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स, ठीक है? स्टेट्स की एग्जिस्टेंस सेंटर से आती है, ना कि दी अदर वे राउंड। यूनियन ऑफ स्टेट्स उन्होंने तभी बोला था, तो ये तो गलत है। क्लियर? और ये भी गलत है अपना, है ना? तो द आंसर इज ऑस्ट्रेलियन फेडरलिज्म में तो पता क्या है, आप कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं चेंज कर सकते, उसमें भी स्टेट्स की वो चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है ऐसा? स्टेट्स की आपको परमिशन चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने के लिए, है? नहीं है? स्टेट्स को कुछ नहीं करना, स्टेट्स अपना काम करते रहे, सेंटर जब मन आए कॉन्स्टिट्यूशन उठा के। जो फेडरल फीचर्स है ना, वहां पे स्टेट्स चाहिए। जो फेडरल फीचर नहीं है वहां पे सेंटर कर सकता है। जो जीएसटी आया था, याद है? जीएसटी जो आया था वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के बाद आया था या बिना कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड करे आ गया था? अमेंड करना पड़ा था। क्या जीएसटी लाना फेडरल फीचर था? क्यों? स्टेट्स के टैक्सेस की पावर थी। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा फीचर होगा जिसमें स्टेट्स का भी स्टेक है, उसमें क्या होगा? स्टेट्स की रैटिफिकेशन भी चाहिए, बाकी कुछ भी करो। क्लियर? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को हम फेडरल भी मानते हैं। व्हाई? देयर आर सर्टेन एसेंशियल फीचर्स, डिस्कस हो चुके हैं। एसेंशियल फीचर्स ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन पक्का हो चुके हैं पिछली क्लासेस में, हुए? चलो कोई नहीं, बात करते हैं। हो गए हैं फिर, या तो हुए हैं या नहीं हुए? नहीं हुए? चलो फिर अभी फटाफट से सुन लो, इस पे सवाल आ सकता है। इंडिया को हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि यार इंडिया वो फेडरल थोड़ी है, असली फेडरल तो ऑस्ट्रेलिया है, असली फेडरल तो यूएसए है।
इंडिया कहां से फेडरल हो गया? सारी पावर्स तो यूनियन के पास है। कल को यूनियन ना नेशनल इमरजेंसी लगा देता और स्टेट्स की सारी पावर ले लेता है। जब मन आया स्टेट्स की बाउंड्री चेंज कर दी, जब मन आया प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। स्टेट्स की कहां औकात है? प्लस स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बिठाया हुआ है गवर्नर। गवर्नर इलेक्ट होता है, सेंटर का एजेंट होता है वो। तो कहां से पावर है? फिर किसी ने बताया देखो फेडरलिज्म के ना डिग्रीज हो सकती हैं, पर फेडरलिज्म के कुछ एसेंशियल फीचर्स होते हैं। वो एसेंशियल फीचर अगर कोई बंदा फॉलो करता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है, तो वो फेडरल है, नहीं तो वो यूनिटरी या कुछ भी आप कह दो। अब वो एसेंशियल फीचर्स क्या हैं? एक तो है डुअल पॉलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय डुअल पॉलिटी? एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। दूसरा है डिवीजन ऑफ पावर्स। देखो जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, क्या वो फेडरल है या यूनिटरी है? यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम तो पता है, क्या वो फेडरल है या यूनिटरी है? यूनिटरी है ना? पर क्या वहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स नहीं है, लोकल लेवल पे गवर्नमेंट्स नहीं है? हैं। वहां भी डुअल पॉलिटी है, पर वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ डिवीजन ऑफ पावर्स। वहां की यूनियन गवर्नमेंट दे देती है, चल ये पावर्स तुम कर लो, ये चीज तुम कर लो। यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है, तुम ये काम कर लो। हमारे यहां ऐसा नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि स्टेट्स के पास ये पावर है। ठीक है, क्लियर? तीसरा फीचर किसी को पता हो? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी, पता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? नहीं पता? पता है कि लिखा हुआ है लिखा तो ਹੁੰਦਾ ही है, पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा ਹੁੰਦਾ, लिखा तो होना ही है। वो थोड़ी मुंह जबानी याद ਹੁੰਦਾ किसी ਨੂੰ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई ये बंदा है, इसको कंठस्थ पूरा याद है कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे तो नहीं है। What is an unwritten constitution? रेटिफाई होता है? नहीं नहीं नहीं। एनीवन, कोई हाथ खड़ा कर दे पीछे से, यार आगे वालों से मैंने बहुत बात कर ली। एनीवन पीछे से, व्हाट इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जब देश बना था तब आपने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रोज अपडेट होता है। पार्लियामेंट कल को कोई लॉ ले आए, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो जाएगा। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हर रोज चेंज होता रहता है, ऐड होता रहता है। पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका कोई एग्जाम्पल है? यूके है। यूके में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जो यूके का पार्लियामेंट बना दे वो कॉन्स्टिट्यूशन है। किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने ये कहा था, इंग्लिश में कहा था, मैं अपनी तरफ से बता देता हूं कि यार यूके पार्लियामेंट के पास सारी पावर है एक्सेप्ट फॉर अ फैक्ट कि वो आदमी को औरत नहीं बना सकता, औरत को आदमी नहीं बना सकता, बस। उसके अलावा यूके कॉन्स्टिट्यूशन, यूके पार्लियामेंट के पास सारी पावर है। दैट मीन्स जो यूके पार्लियामेंट बोलेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन है। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हमारे पार्लियामेंट के पास ये पावर है? नहीं। आर पार्लियामेंट इज बाउंड बाय भारत का संविधान। मेक सेंस? ठीक है। सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए फेडरल का, क्योंकि अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो आपने पार्लियामेंट को सारी पावर दे दी, स्टेट के पास तो कोई पावर ही नहीं है। दैट इज नॉट फेडरल। हाँ के ना? कंफ्यूज लग रहे हो थोड़े से? कंफ्यूजन है किसी को कोई इस चीज में? पक्का? अच्छा, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जुडिशरी इंडिपेंडेंट क्यों होनी चाहिए? कल को सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसे सॉल्व करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी चाहिए। क्या आप चाहोगे जुडिशरी सेंटर के अंडर हो? अगर जुडिशरी सेंटर के अंडर होगी तो स्टेट्स के पास कोई पावर बचेगी? वो फेडरल तो नहीं हुआ। तो यू वांट इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स।
तभी हमारे सुप्रीम कोर्ट को हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज अ फेडरल कोर्ट एज वेल. व्हाई सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड अ फेडरल कोर्ट? बिकॉज इट सॉल्व्स फेडरल डिस्प्यूट्स. व्हाट आर फेडरल डिस्प्यूट्स? सेंटर और स्टेट्स के बीच में, पर वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए. पता है जब इंदिरा गांधी आई थी ना, इंदिरा गांधी को हम डिक्टेटोरियल कहते हैं, बहुत ज्यादा डिक्टेटोरियल थी, डिक्टेटर टाइप थी. क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सारी पावर अपने तक रखना चाहती थी. जब उसने इमरजेंसी लगाई थी ना, इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई थी ना, तो पता उनके कैबिनेट को भी नहीं पता था इमरजेंसी लगने वाली है. खुद उन्होंने पेपर पे लिखा इमरजेंसी लगा, प्रेसिडेंट जा. प्रेसिडेंट को लिखा प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कानो कान खबर नहीं है. इंदिरा गांधी ने अपने ऑफिस में बैठे लिखा, लगाओ. अगले दिन इमरजेंसी लगी, खुद के मंत्रियों को नहीं पता. सारी पावर इंदिरा गांधी के पास हो गई थी. इंदिरा गांधी ने तो यह भी कह दिया था कि देखो यार, अगर इंडिया को डेवलप करना है ना अच्छे से, तो मेरी सुननी चाहिए. ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये जो कोर्ट्स है, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये मेरी सुन नहीं रहे, इसलिए इंडिया डेवलप नहीं हो रहा. इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ. फिर बाकियों ने पूछा बाद में कि आपकी गवर्नमेंट एंड होगी, गरीबी तो हटी नहीं. तो इंदिरा गांधी ने कहा कि यार ये कोर्ट कूट मेरी चलने नहीं दे रहे, कोर्ट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है. तो इंदिरा गांधी ने कहा कोर्ट पता है कैसी होनी चाहिए? कमिटेड जुडिशरी होनी चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय कमिटेड जुडिशरी? कमिटेड टू द प्लान्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. बाय दैट इंदिरा गांधी मेंट कमिटेड टू मी. इंदिरा गांधी ने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का भी एग्जाम्पल दिया था. कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होगा? कमिटेड टू मी, जो मैं कह रही हूं वैसा करना है. टेक्निकली तो सारे ब्यूरोक्रेट्स वैसा ही करते हैं जैसे मंत्री उन्हें कहते हैं. मतलब टेक्निकली नहीं, प्रैक्टिकली. पर थ्योरेटिकली हम ब्यूरोक्रेट से एक्सपेक्ट करते हैं कि यार वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलें, जो अच्छा है देश के लिए वो करें. इंदिरा गांधी ने कहा था कि कमिटेड जुडिशरी होनी चाहिए. इस आइडिया को डेंजरस आइडिया कहा गया था. डेंजरस क्यों? फेडरलिज्म टूट जाएगा. और अगर फेडरलिज्म टूट गया, फेडरलिज्म क्या है? केशव नंदा क्या कहता है? बेसिक स्ट्रक्चर है. जुडिशरी अगर आपने कमिटेड कर दी, फिर तो सब कुछ इंदिरा गांधी ऑल एंड ऑल डिक्टेटोरियल हो जाएगी. क्लियर? These are the four features of our constitution, and these are the four features of federalism. So any country which follows these four features, वो फेडरल है. चाहे उसमें थोड़ी सेंटर के पास पावर है, थोड़ी स्टेट के पास पावर है, उस बेसिस पे जज ना करो. ये चार चीजें हो रही हैं, फेडरल. ये चार चीजें नहीं हो रही, इनमें से कोई एक भी नहीं हो रही, यूनिटरी कह देना. मेक सेंस? ठीक है, आगे बढ़े. चलो, इसका आंसर हमने क्या निकाला था? डी. चलो आगे. Which of the following countries was the first to adopt a federal system of government? कौन सी कंट्री थी जिसने जो फेडरलिज्म लेके आई थी? कनाडा. हमें इतना प्यार है कनाडा से हमारे रीजन में कि उसको फर्स्ट लेके आना है हर चीज में. नहीं, दूर दूर तक. पता है जो अमेरिकन पेट्रियट्स है ना, वो ये कहते हैं कि बेटा हमने दुनिया को डेमोक्रेसी दी है. ये हमारी कंट्री में ही एक्सपेरिमेंट हुआ था कि इलेक्शंस हो. हमारी कंट्री में एक्सपेरिमेंट हुआ था कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होनी चाहिए. व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स? कि जुडिशरी अलग काम करे, लेजिस्लेचर अलग काम करे, एग्जीक्यूटिव अलग काम करे. ये हमारी कंट्री में सबसे पहले हुआ था. एंड ours was the first country to come up with an idea of federal system of government. यूएसए वाले इस चीज में बड़ी प्राइड लेते हैं कि दुनिया को फेडरलिज्म हमने दिया है. उसके बाद ये आइडिया ना लोगों को चमका. अच्छा, फेडरल अच्छा क्यों होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होती, एक हाथ में सारी पावर नहीं आ जाती. यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने ना एक फिलोसोफर, पॉलिटिकल फिलोसोफर का आइडिया था सेपरेशन ऑफ पावर्स, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला. एक हाथ में नहीं. यूएसए से पहले पता क्या होता था? किंग ही जज है, किंग के कोर्ट में जो मिनिस्टर्स हैं वही लेजिस्लेचर है, और किंग एग्जीक्यूटिव तो है ही है, राजा सब कुछ है.
USA was the first country to experiment with this idea that power should be separated. USA was the first country to experiment with this idea that polity should be also separated. सेंटर अपना काम करे, स्टेट्स के पास ज्यादा वो हो, फेडरल सिस्टम यूएसए लेके आया. उसके बाद हर कंट्री ने अपने हिसाब से मॉडिफाई करके उसे अपना लिया. इंडिया यूएसए का फेडरल सिस्टम थोड़ी फॉलो करता है, अपना फॉलो करता है. हर कंट्री ने फेडरलिज्म फिर फॉलो किया, पर यूएसए वाज द फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट कंट्री टू कम अप विद द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. अमेरिका, तभी अमेरिका के लोग ना बड़े वो फ्रीडम बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम ही दुनिया को फ्रीडम दे के गए थे, वरना उससे पहले तो राजाशाही थी, हर जगह राजाशाही थी. कब बना अमेरिका? सेंचुरी बता दो. विच सेंचुरी वॉज इट? 18th सेंचुरी. उस टाइम पे पूरी दुनिया में राजा ही हैं, है कि नहीं है? इंडिया में कौन था? ब्रिटिश और लोकल राजे थे. लड़ाइयां चल रही थी ना, नवाब ऑफ बंगाल को हटाया था 17 प्लासी में ऑलमोस्ट कंट्रोल ले लिया था उन्होंने. प्लासी के बाद भी बंगाल में कुछ हुआ. हिस्ट्री हम करेंगे, पर हिस्ट्री आनी चाहिए. वैसे मैं बता दूं, नायब तहसीलदार के पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हिस्ट्री तो आपकी ऑन पॉइंट होनी चाहिए. बैटल ऑफ प्लासी के बाद कोई बैटल हुआ था? ठीक है. चलो, यूएसए नेक्स्ट. In which of the following cases was federalism considered a basic feature of the constitution by the Supreme Court of India? Again, जब केशव नंदा भारती केस आया था, तब बताया था कि बेसिक फीचर्स अमेंड नहीं हो सकते. ये नहीं बताए थे कि बेसिक फीचर्स क्या हैं. बेसिक फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आने वाली बहुत सारी जजमेंट्स में बताया. केशव नंदा भारती केस में बस ये बताया कि एक बेसिक फीचर है. लोगों ने पूछा क्या है वो बेसिक फीचर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम बता देंगे. पर एक बेसिक फीचर होता है, वो क्या होता है हम बाद में बताएंगे, पर एक होता है उसको नहीं छेड़ना. राइट नाउ, बेसिक जो फेडरलिज्म है वो बेसिक फीचर है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का. ये किस में बताया था? मेनका गांधी केस क्या था? किसी को आइडिया? ये किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ लिबर्टी. उसमें लिखा हुआ था कि राइट टू लाइफ लिबर्टी शैल बी अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. उसका मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट बताएगा क्या है राइट टू लाइफ लिबर्टी, और कोई नहीं बता सकता. मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, ये थोड़ी है पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है. इट वोंट बी अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. वी विल चेक whether the procedure established by the parliament is right or wrong. ये मेनका गांधी केस में बताया. तो मेनका गांधी केस को आपने रिमेंबर करना है, याद रखना है, आर्टिकल 21 से. आंसर क्या होगा? बोमाई केस, एसआर बोमाई केस, जिसमें बताया था कि ये पता है किससे रिलेटेड था? आर्टिकल 356. आजकल आपने न्यूज अगर देख रहे होगे ना, तो आपने देखा होगा प्रेसिडेंट रूल बड़ा रेयर लगता है, बहुत रेयर लगता है. पर कभी 80s 90s में पता क्या होता था? दबा के लगता था. सेंटर को पसंद नहीं आया स्टेट का कुछ प्रेसिडेंट रूल, चल साइड पे हो. ये नहीं ठीक लगा, चल साइड पे हो. मतलब प्रेसिडेंट रूल पहले 80s 90s में बहुत ऐसे लगता है. अब प्रेसिडेंट रूल अगर ऐसे ही धड़ल्ले से आप लगाओगे, दैट मीन स्टेट की पावर आप खत्म करते जा रहे हो. स्टेट कुछ भी ऐसा करती है जिससे प्रधानमंत्री नाराज हो जाते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा देते हो आप कुछ भी इशू ढूंढ के. दैट इज नॉट फेडरलिज्म. फेडरलिज्म में स्टेट की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होनी चाहिए. उसके लिए एसआर बोमाई केस में रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए थे. एसआर बोमाई केस वाज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट रूल. तो एसआर बोमाई केस में बोला था कि फेडरलिज्म से छेड़खानी नहीं करनी. फेडरलिज्म इज द, नींद आ गई? पक्का बोल दो. फेडरलिज्म इज द, चलो नाइस. सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, चले आगे. In which of the following cases can parliament make laws on the state list? Again, 3 लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट.
यूनियन पे सिर्फ यूनियन बना सकता है लॉ, स्टेट पे स्टेट बना सकती है, कॉन्करेंट पे दोनों बना सकते हैं। पर कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिनमें स्टेट लिस्ट में जो मेंशन्ड है उस पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। वो कौन से केसेस हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? इफ द राज्यसभा डिक्लेयर्स दैट इट इज नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट। पक्का? कल को राज्यसभा ये बोल दे कि यार इस स्टेट लिस्ट पे आप ये लॉ बना दो, ये स्टेट लिस्ट में है पर पार्लियामेंट ये लॉ बना दे, तो पार्लियामेंट बना सकता है बिना स्टेट से पूछे। ठीक है? अच्छा, इसमें सिंपल मेजॉरिटी, राज्यसभा जो पास करेगा वो होगा 2/3। ठीक है जी, ये सही है। व्हेन अ स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट इन सेशन, अगर स्टेट विधानसभा का सेशन नहीं चल रहा पर स्टेट में लॉ बनाने की जरूरत है, हाँ, इस केस में ऑर्डिनेंस चलेगी, पार्लियामेंट ऐसे नहीं उठ के आ जाएगा। बिल्कुल। व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, कौन सी 352 के बारे में बात करें, जब नेशनल इमरजेंसी होगी तो स्टेट के जो पावर है वो सेंटर ले लेगा। बिल्कुल सही। व्हेन द गवर्नर ऑफ अ स्टेट रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट, नहीं, बिल्कुल सही। पर और कोई केस है जिसमें यूनियन पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकता है? हाँ, 2-3 स्टेट्स मिलके अगर बोल दे कि यार आप बना दो, ये स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है, इस पे आप लॉ बनाओ, तो पार्लियामेंट उस पे बना सकता है। ठीक है, बस ये चीज। तो आंसर इसका क्या होगा? 1 and 3, डी। ठीक है, आगे चले। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक बारी आप पढ़ो और आंसर बताओ इसका। 20 सेकेंड लो, ज्यादा टाइम नहीं लेना। चलो 10 सेकेंड्स और है। How many of you believe it's A? Raise your hands. All right. How many of you believe it's B only? अच्छा, why? ये गलत है, that means प्रेसिडेंट को असेंट देना पड़ेगा। How many of you believe it's C? अच्छा, that's it. How many of you believe it's D? तो दोनों ही गलत है। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि आंसर तो सी है, ज्यादातर लोगों ने ए कह दिया, आंसर सी है। अब देखते हैं कैसे। प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर है, कल को कोई बिल रिजर्व है, स्टेट ने जो बिल पास किया है वो प्रेसिडेंट के पास गया है, प्रेसिडेंट चाहे तो असेंट दे दे, प्रेसिडेंट चाहे मना कर दे, प्रेसिडेंट चाहे बिल ऐसे फाड़ के वापस स्टेट्स को भेज दे, कुछ भी कर सकता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पे कोई बंदिश नहीं है। President may withhold assent to a bill passed by state legislature that is reserved for his consideration by the governor. गवर्नर ने वो पास बिल को उठा के प्रेसिडेंट के पास दे दिया कि सर आप देखो, आप बताओ करना चाहिए इसे पास। प्रेसिडेंट कह सकता है हाँ, प्रेसिडेंट ना भी कह सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये तो मैक्सिमम लोगों ने माना था। ऑलराइट, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। ठीक है, आपने बी कहा था ना, सो दिस इज करेक्ट। नाउ ये the bill imposing restrictions on freedom of trade and commerce cannot be introduced without previous sanction of the president. Article 304 of your constitution says कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ऐसा बिल लेके आती है जो फ्रीडम ऑफ कॉमर्स को रिस्ट्रिक्ट करता है तो वो बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के नहीं लाया जा सकता। नाउ इसमें वही लॉजिक वाली बात आ जाती है। ये किसी को पता है, सारे आर्टिकल्स तो आप नहीं रट सकते, या तो आपको पता है या आपको नहीं पता है। पर अगर आप लॉजिक लगाओगे तो आप कहोगे हाँ बात तो सही बनती है। क्यों सही बनती है? कैन एनीवन एक्सप्लेन टू मी द लॉजिक? वैसे तो आर्टिकल 304 में लिखा हुआ है, ये बात लिखी हुई है, पर लॉजिक क्या है?
कल को हिमाचल प्रदेश छोड़ो, कल को हरियाणा ये लॉ निकाल दे कि यार कोई भी गुड पंजाब टू दिल्ली जो ट्रेड होता है हमारे यहां से नहीं गुजरेगा। कल को हरियाणा ये लॉ निकाल दे कि यार हमारे यहां से ना निकालो, कहीं और से आओ, तो बंदा वाया राजस्थान घूम के आ रहा है, ठीक है? क्या हरियाणा ऐसा लॉ निकाल सकता है? क्या हरियाणा के पास ऐसी पावर होनी चाहिए? नहीं। अगर ऐसी पावर आपने हरियाणा को दे दी या किसी इंडिविजुअल स्टेट को दे दी, तो स्टेट्स तो कुछ भी, कल को पंजाब से खुंदक आ गई एसवाईएल मुद्दे पे ये कर दिया कि तुम पानी नहीं दे रहे हमें, हम तुम्हें रास्ता नहीं देंगे, कर्ज देगा हरियाणा। और क्या उसे अलाउड होना चाहिए ऐसे करने में? नहीं। पर देखो जो स्टेट्स हैं उनके पास ये तो पावर होनी चाहिए कि उनकी स्टेट में क्या होगा, तो वो टेक्निकली लॉ तो बना सकते हैं, पर वो ऐसा कोई लॉ ना बना दे जिससे फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हमारे देश में इनहिबिट हो। इसके लिए पहले प्रेसिडेंट निगरानी रखेगा कि कहीं हरियाणा ऐसा लॉ तो नहीं बना रहा। हेंस ऐसे लॉ के लिए प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए कि कल को कोई भी स्टेट ऐसी फालतू में, खुंदक में, गुस्से में ऐसे कोई लॉ ना निकाल दे, क्योंकि अगर ऐसा लॉ निकल गया तो इंडिया में कॉमर्स, ट्रेड, इकोनॉमी, इंडिया को डेवलप करना चाहते हैं हम, वो तो गया फिर, क्योंकि स्टेट आपस में लड़ाई के चक्कर में कुछ भी कर देंगे। लॉजिक तो यही बनता है। मेक सेंस? समझ आया ये लॉजिक? नहीं, मेजोरिटी ਜਿਹੜੇ केसेस है, मेजोरिटी ਜਿਹੜੇ लॉज ਹੁੰਦੇ हैं ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਮੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡਡ ਬਾय द ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹ ਮੈਟਰਸ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। देयर आर सर्टन मैटर्स, सर्टन लॉज, ਜਿੱਦਾਂ ਫॉर एग्जांपल ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਅ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਪਿੰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਅਸੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪਾवर ਹੈਗੀ ਹੈ। प्रेसिडेंट में विदहोल्ड असेंट, अच्छा, प्रेसिडेंट खारिज कर रहा है, प्रेसिडेंट में विदहोल्ड असेंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी? प्रेसिडेंट कर सकता है, कह सकता है तमिलनाडु गवर्नर ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। देखो नेशनल इंटरेस्ट ना सेंटर कोले है, तो कल ਨੂੰ स्टेट्स जे कहती हैं कि यार आप ऐसे कर दो या ये कर दो, तो सेंटर बताएगा कि यार हम बताते हैं नेशनल इंटरेस्ट क्या है, तुम तो अपने पॉलिटिकल गेन के लिए कुछ भी कर लो। है तो पॉलिटिकल मैटर ना। यही सिमिलर सिचुएशन दिल्ली और पंजाब की भी है, कुछ ऐसी सी है ना। जो दिल्ली और तमिलनाडु की है वही सिमिलर सिचुएशन दिल्ली और पंजाब की भी है। अब पंजाब में पॉलिटिक्स अलग तरीके से चल रही है, पर सेंटर वुड लुक आफ्टर नेशनल इंटरेस्ट, तो इसीलिए प्रेसिडेंट को पावर दी हुई है कि कल को तुम ऐसा कुछ कर दो, सो आई शुड हैव द पावर टू विदहोल्ड द असेंट। खैर इन दैट केस जो कुछ भी आपने पढ़ा है न्यूज़पेपर में, उसमें प्रेसिडेंट मना कर सकता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट। बहस चल रही है, पर टेक्निकली स्टेट को पावर तो नहीं है। स्टेट ये तो नहीं कह सकती कि प्रेसिडेंट जो मर्जी कही जा तू, मैं असी तो छड़ रहे हैं इसमें, नहीं कह सकते, है ना। हेंस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, मे विदहोल्ड द असेंट। क्लियर? सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट, with reference to the financial emergency provisions in Indian Constitution, consider the following statement। ये बताओ पढ़ के, take 20 seconds, एक्टिवेट करो अपने आप को और बताओ क्या सही होगा। ध्यान से पढ़ना, स्टेटमेंट में थोड़े से झोल है, एक एक वर्ड पढ़ना है अच्छे से। और अगर नहीं पढ़ा, नहीं आता,
तो लॉजिक लगाओ। सी होना चाहिए। टेक 10 मोर सेकेंड्स, ध्यान से अपने आंसर को इवैल्यूएट करो, फिर लेट्स डिस्कस इट। चलो, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इट्स ए? 1 and 2. Okay. How many of you think it's B? Only 2. How many of you think it's C? अच्छा, और D? The answer is C. 3 only. Now let's take a look. है क्या? It can be proclaimed only when the financial stability of whole of India is threatened. इसका मतलब क्या है? पूरे के पूरे हिंदुस्तान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खराब है, तभी फाइनेंशियल इमरजेंसी आप लगा सकते हो। गलत है। अगर सिर्फ तमिलनाडु की फाइनेंशियल पोजीशन खराब है ना, तब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। इंडिया के एक पर्टिकुलर रीजन की फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, तब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। सो होल ऑफ इंडिया की वजह से ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत। बनती है बात? श्योर? नेक्स्ट, प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी नीड्स अप्रूवल बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउसेस। गलत है। और इसमें लॉजिक कैसे लगाओगे? देखो, नेशनल इमरजेंसी जो होती है ना, उसमें पावर सेंटर अज्यूम कर लेता है। डिक्टेटोरियल एक तरह की इमरजेंसी है ये। इसके लिए आपको सेफगार्ड करना पड़ेगा। सेफगार्ड क्या है कि पार्लियामेंट में 2/3 मेंबर्स कहें कि जरूरी है, पर फाइनेंशियल इमरजेंसी में कोई पावर्स ऐसे खास अज्यूम नहीं कर रहे आप, तो इसीलिए फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए सिंपल मेजॉरिटी चलेगी। सिंपल मेजॉरिटी है इसका आंसर, हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है, जब तक पार्लियामेंट नहीं कहता तब तक चलती रहेगी, इनडेफिनिट पीरियड तक चलती रहेगी। हेंस ये स्टेटमेंट ठीक है, इट हैज नो मैक्सिमम पीरियड। नेशनल इमरजेंसी का मैक्सिमम पीरियड है 6 मंथ्स में पार्लियामेंट एक्सटेंड करता रहे, ये तो बोला है, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी जो होती है, प्रेसिडेंट रूल होता है, उसका मैक्सिमम है 3 इयर्स, है ना? बिल्कुल सही, पर इसका नहीं है आर्टिकल 360 में। अच्छा, फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या हो जाता है? सेंटर के पास एक्स्ट्रा पावर्स आ जाती हैं, एक्स्ट्रा फाइनेंशियल पावर्स आ जाती है सेंटर के पास। क्या? सैलरी, जजेस की सैलरी भी ऊपर नीचे कर सकता है, स्टेट के बजट को रोक सकता है, स्टेट्स जो बजट्स वगैरह पास कर रहे हैं, ठीक है। खैर, ये आंसर करेक्ट है, द आंसर इज सी, 3 ओनली, ठीक है। चलें आगे फटाफट। हाँ हाँ, इनफैक्ट ये लिखेंगे इन एनी पार्ट और होल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है। इट कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली, इट कैन बी प्रोक्लेम्ड व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन एनी पार्ट और होल ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड, ठीक है, वो स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली होल ऑफ इंडिया गलत हो जाता है। तो ये 2 वर्ड्स खराब है जो स्टेटमेंट को गलत कर रहे हैं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? बताओ। 20 सेकेंड्स, 25 सेकेंड लो, वहां टाइम नहीं मिलना ज्यादा। ए, हो गया डन। ए कौन कौन कहेगा? मैक्सिमम। बी, सी, डी, अच्छा, दैट मीन्स बोथ आर इनकरेक्ट। चलो देखो, ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, पर ये करेक्ट नहीं थी अंटिल मैंने अभी बताया ना, इंदिरा गांधी ने क्या किया था। इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रियों को भी नहीं बताया था, प्रेसिडेंट को खुद भेज दिया था कि इमरजेंसी लगा दो। अब ये गलत बात थी। तो जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट गई, इंदिरा गांधी जाने से पहले 42nd अमेंडमेंट लेके आ गई थी
42nd अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट चली गई, जो नई गवर्नमेंट आई ना जनता पार्टी की, उसने सोचा कि इंदिरा गांधी ने जो जो कुछ खराब करा उसे रिवर्स किया जाए। उसके लिए दे केम आउट विद 44th अमेंडमेंट। और 44th अमेंडमेंट का मेन पर्पस था कि यार जो इंदिरा गांधी ने बिल्कुल ही डिक्टेटरशिप ले ली थी ना, उसके अगेंस्ट सेफगार्ड्स रखे जाएं। हेंस आपको पता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कैबिनेट वर्ड नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, कैबिनेट कहीं वर्ड नहीं है। बट अंडर 44th अमेंडमेंट एक्ट ये वर्ड डाल दिया गया। 44th अमेंडमेंट एक्ट ने पता क्या बोला कि प्राइम मिनिस्टर अपनी मन मर्जी से इमरजेंसी नहीं लगा सकता, उसको रिटन कंसेंट चाहिए कैबिनेट का। बिना कैबिनेट के अप्रूवल के वो इमरजेंसी नहीं लगा सकता। दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हेंस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट व्हिच मेनी ऑफ यू प्रिडिक्टेड, है ना? ये सबको पता था? श्योर? अच्छा, ये the word internal disturbance as a ground for proclamation of emergency under article 352 was removed by 42nd amendment. False? Why? ये भी इसी वजह से था। This was also because of 44th amendment act. क्यों? क्योंकि internal disturbance पहले लिखा हुआ था, और internal disturbance इतना वेग है, आप किसी भी चीज को internal disturbance कह सकते हो। पीलीभीत में कहीं छोटे मोटे दंगे हो गए, आपने कह दिया इंटरनल डिस्टर्बेंस है, इमरजेंसी, है ना? तो इसीलिए व्हाट वर्ड वाज विद व्हाट वर्ड इट वाज रिप्लेस्ड? आर्म्ड रिबेलियन। बिल्कुल सही बात, ठीक है। सो इंटरनल डिस्टर्बेंस 44th अमेंडमेंट की वजह से आया था। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड द आंसर इज ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? बताओ, टेक 20 सेकेंड्स। यही आपने एग्जामिनेशन में करना है, क्वेश्चन पढ़ना, 20-25 सेकंड में सॉल्व करना है क्या? Raise your hands. बी वाला कोई नहीं है। सी थोड़ा ऊपर ऊपर, अच्छा ठीक है। एंड डी? नहीं, कोई भी नहीं। एक तो सही है इन दोनों में से स्टेटमेंट, है ना? द सही वन इज वन ओनली। ठीक है, अब देखो, the time period of Lok Sabha and state legislative assembly may be extended beyond its normal term. What is its normal term? 5 years. 5 years से ज्यादा extend हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे extend हो सकता है? Can you tell me? आपके पीछे इमरजेंसी के टाइम पे कैसे, क्या है? कभी भी एक्सटेंड, मतलब कितना भी एक्सटेंड कर दो, 50 years, 6 months at a time, है ना? 6-6 महीने के लिए आप इमरजेंसी आगे बढ़ाते रहते हो। लोकसभा का टर्म 1-1 साल के लिए बढ़ता रहता है। आप 6 महीने के लिए इमरजेंसी बढ़ा रहे हो, लोकसभा का टर्म 1 साल बढ़ जाता है। ऐसे कैसे होता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जब इमरजेंसी खत्म हो जाए ना, लोकसभा उसके मैक्सिमम 6 महीने तक चल सकती है। तो मान लो 6 महीने बाद सरकार ने कह दिया 6 महीने और चलेगी इमरजेंसी, 6 महीने चल गई, खत्म होगी, उसके 6 महीने आगे तक लोकसभा चल सकता है। ठीक है, अगर उससे ज्यादा आगे चलाना है फिर क्या करना पड़ेगा? 6 मंथ्स की एक्सटेंशन देनी पड़ेगी। सो यस, टाइम पीरियड ऑफ लोकसभा। अच्छा, लोकसभा के लिए ये है, विधानसभा के लिए भी यही है, 6 मंथ्स वाला फॉर्मूला। यस, पक्का? चलो, तो ये तो सही है ना। नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी रिवोक्ड। रिवोक का मतलब हटा दी। इफ the Rajya Sabha passes a resolution. Why is this false? Constitution में लिखा है House of People, लोकसभा करेगी, राज्यसभा नहीं करेगी। Hence this is wrong. The answer is A. ठीक है, चलें आगे। The government of India has established नीति आयोग to replace the एक सेकंड नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है?
ठीक है, मुझे लगा भूल गए हो गए, इतनी पुरानी बात होगी। ठीक है, इट रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन, ये तो सबको पता है, इस पे टाइम। प्लानिंग कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई हुई थी। ठीक है, सो इट वाज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी बॉडी। उसको रिप्लेस नीति आयोग ने करा। नीति आयोग का भी सेम स्टेटस है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस क्यों किया था? हाँ, टॉप डाउन बॉटम अप, है ना। पहले जो 5 ईयर प्लान बनते थे या प्लान बनते थे वो दिल्ली से बन रहे हैं। अब आप बाकी स्टेट्स की भी कंसल्टेशन के बेसिस पे प्लान बना रहे हो, सो बॉटम अप अप्रोच है। वरना पहले क्या था, दिल्ली में बैठ के बंदा बताता था कि चेन्नई में क्या चलेगा। अब चेन्नई से पूछ के दिल्ली में प्लान बनता है, हेंस बॉटम अप। ठीक है जी, क्लियर? सो द आंसर इज डी, प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट, in which of the following states the office of लोकायुक्ता was first established? इसमें लॉजिक नहीं लगा सकते पर पता होना चाहिए, तो इसीलिए इसका सीधा आंसर है महाराष्ट्र। लोकपाल लोकायुक्त इंडिया में है। लोकपाल या लोकायुक्त स्टैट्यूटरी ऑर्गन बॉडी है या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है? स्टैट्यूटरी है। क्यों? लॉ बनाया हुआ है, लॉ है ना, लॉ दे अंडर है। हाँ, 2013 में आया था। हाँ, कांग्रेस सरकार ने निकाला, अन्ना हजारे के बाद केजरीवाल। महाराष्ट्र में आया था, पर महाराष्ट्र में अन्ना हजारे से भी पहले आ गया था। एंटी करप्शन याद है, वो अन्ना हजारे जिड़ा आंदोलन कर रहे थे, केजरीवाल वगैरह भी। एंटी करप्शन कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो किसी को भी प्रोसिक्यूट कर सकती है, हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑफिसर्स। दैट मींस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी वो कर सकती है, राइट? उसके लिए लोकपाल एजिटेशन हुई थी, लोकपाल एंड लोकायुक्त आया था। पर उससे भी बहुत पहले महाराष्ट्र ने, लोकायुक्ता का आइडिया बहुत पुराना है, तो महाराष्ट्र ने उसे इंप्लीमेंट किया हुआ। चलो नेक्स्ट, which of the following statements is are correct regarding state human rights commission? पढ़ो एक बारी और बताओ। हाँ जी, how many of you say A? How many of you say B? C? दोनों सही है लगता है, ठीक है। एंड डी दोनों ही गलत हैं। ऑलराइट, द आंसर इज डी। व्हाई? आई टेल यू। देखो, ह्यूमन राइट्स के केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक तो है एनएचआरसी और है एसएचआरसी, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो सिर्फ उन्हीं ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस को इन्वेस्टिगेट करेगा विच वायलेटेड स्टेट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट या कॉन्करेंट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट। तो यहां पे अगर लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 लिखा होता तो ये सही होती, पर यहां ओनली लिस्ट 2 लिखा है, हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों के सब्जेक्ट्स पे एसएचआरसी लागू हो सकता है। ठीक है, इट कैन पनिश द वायलेटर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इट्स रिकमेंडेशंस आर बाइंडिंग इन नेचर। बिल्कुल भी नहीं, नॉन बाइंडिंग इन नेचर है। सिर्फ एक तरह से ना ये सरकार के संज्ञान में लेके आती है, मतलब सरकार के नोटिस में लेके आती है कि यार यहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, हम एक अपनी रिपोर्ट निकाल रहे हैं और सरकार को देते हैं कि यार हमारी रिपोर्ट में ये बंदा गलत है, ये बंदा सही है। सरकार के ऊपर है, माने चाहे ना माने। सो देयर रिकमेंडेशंस आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर, hence this statement is also false. So the answer is D. बाइंडिंग किसी को पनिशमेंट देना, वायलेटर्स इट कैन पनिश। पनिश करने की सिर्फ एक ही अथॉरिटी है आपके कंट्री में जिसके पास पनिश करने की पावर है, वो क्या है? जुडिशरी। बस अगर आप जुडिशरी के अलावा भी किसी को पावर दे देते हो तो आप एक तरह से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खत्म कर रहे हो। Only judiciary has the power to punish the violators of human rights. ठीक है जी, दोनों गलत। The answer is D. Next,
Consider the following statements with respect to the powers and functions of Information Commission. Central Information Commission करने से पहले मुझे ये बता दो, Central Information Commission या State Information Commission स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? स्टैट्यूटरी कौन से एक्ट के तहत आई है? राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। ठीक है, अब बताओ। हाँ जी, ए, अच्छा बी, बी किसी को भी नहीं लगता? सीरियसली बी? और किसी को बी लगता हो? लगता है बी? लगता है बी? और किसी को बी? बिल्कुल किसी को भी नहीं लगता है? हाँ ठीक है, गलती है, गलती है। सी, डी? हाँ, द आंसर इज डी ओनली, डी ही है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हैज एन इक्विवेलेंट पावर ऑफ सिविल कोर्ट व्हाइल इंक्वायरी। अगर उसे इंक्वायरी करनी है कि कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, आरटीआई एप्लीकेशन को नहीं सॉल्व कर रही है, तो वो इंक्वायरी कर सकता है। इंक्वायरी में उसके पास पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट है। पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट का मतलब क्या है? वो एफिडेविट पे एविडेंस ले सकती है जैसे कोर्ट लेता है, वो विटनेसेस को समन कर सकता है जैसे कोर्ट कर सकता है। ये सारी पावर्स उसके पास हैं जो एक कोर्ट के पास होती हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट, बट ओनली दोस पावर्स आर ओनली कन्फाइंड टू इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट। ठीक है अभी तक। नेक्स्ट, पब्लिक रिकॉर्ड्स कैन बी गिवन टू कमीशन ड्यूरिंग द इंक्वायरी। पब्लिक रिकॉर्ड मतलब हाँ, while conducting an investigation, yes, they have the equivalent power of a civil court. बिल्कुल सही है। While inquiring, investigating, इंक्वायरी चल रही है। नहीं, स्टेटमेंट सही है, ये सही तो है। आंसर इज डी। हाँ हाँ हाँ, आंसर इज डी। पब्लिक रिकॉर्ड मतलब गवर्नमेंटल इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द कमीशन ड्यूरिंग द इंक्वायरी। ऑब्वियसली इसी के लिए तो, इंफॉर्मेशन के लिए ही तो आए थे। द कमीशन कैन इम्पोज अ पेनल्टी ऑन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। यस और नो? यस, क्योंकि और आरटीआई के पास या आरटीआई एक्ट के पास कैसे टीथ होंगे, कैसे मतलब पावर कहां से आएगी कि हर गवर्नमेंटल बॉडी, हर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के पास एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है। जब सीआईसी उसे बोलेगा कि ये मुझे इंफॉर्मेशन दो और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर मना कर देता है, तो सीआईसी उस पर पेनल्टी लगा सकता है। अगर पेनल्टी ना लगा सकता होता तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर क्या करता? बोली जा। अच्छा अच्छा, ये कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, बोली जा, है ना? पेनल्टी लगाएंगे तभी तो गवर्नमेंटल बॉडीज डरेंगी। तो यस, इट कैन इम्पोज अ पेनल्टी एज वेल। ना सीआईसी लगाना। सीआईसी नु ए पावर ता हैगी है, पेनल्टी दी पावर है बस, दैट्स इट। ठीक है, सो द आंसर इज डी। ठीक है, बड़े आगे। The salary allowances and other service conditions of State Information Commissioner and State Chief Information Commissioner and a State Information Commissioner are prescribed by which of the following? स्टेट है, यहां पे स्टेट लिखा हुआ है। ये पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ना कंट्रोवर्शियल चीज है ये। क्या आंसर है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इट्स स्टेट गवर्नमेंट?
अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इट्स प्रेसिडेंट, गवर्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट? हाँ, देखो अगर 10% भी लग रहा है ना तो भी हाथ उठा दिया करो, वहां पे अटेम्प्ट तो करना ही है। अगर आपको 50-60% लग रहा है, ये सोच के ही जा रहे हो या नहीं? जब तक 100% नहीं लगता तब तक अटेम्प्ट नहीं करूंगा मैं। कुछ तो ऐसे करोगे ना, थोड़े लॉजिकल तुक्के जिसे कहते हैं, वो तो मारोगे। तो यहां अगर आपको कुछ भी लग रहा है, 10% भी लग रहा है, यहां हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाथ उठा दिया करो, ठीक है? आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मैंने बोला था आपको कि ये कंट्रोवर्शियल चीज है, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर ना इंडिपेंडेंट रहे, और आरटीआई एक्ट के तहत ये इंडिपेंडेंट पता कैसे थे? इनकी जो सैलरी थी ना सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की और सेंटर में और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, उनकी सैलरीज आपने अलाइन करी हुई थी इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ। इनकी सैलरी, पे, अलाउंस, इन सबको ना आपने इलेक्शन कमिश्नर के साथ अलाइन किया हुआ था। नाउ इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उनको थोड़ी इंडिपेंडेंस आपने दी हुई है ताकि उनकी सैलरीज वगैरह आपने स्पेसिफाई कर दी। इंफॉर्मेशन कमिश्नर को भी पावर दी थी, टर्म्स ऑफ वर्क वगैरह सब आपने इलेक्शन कमीशन के साथ अलाइन कर दिया था, ठीक है? स्टेट चीफ इलेक्शन कमीशन जो हो, कमिश्नर जो होगा, उसकी भी सैलरी अलाउंसेस वगैरह इसके जैसी होंगी। पर अभी रिसेंटली सेंटर ने पता क्या करा था? सेंटर ने आरटीआई में अमेंडमेंट की, और अमेंडमेंट में उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम नहीं देते इलेक्शन कमीशन जितनी। उनसे पूछा फिर कितनी देते हो? उन्होंने कहा हम बताएंगे, हम जब बताएंगे हम बता देंगे। पावर भी पार्लियामेंट के पास भी पावर नहीं छोड़ी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर छोड़ दी कि सैलरी, अलाउंसेस, कोई भी सर्विस कंडीशन हम बताएंगे, जब हम चेंज कर देंगे हम चेंज कर देंगे, सारी पावर हम अपने पास रखेंगे। नाउ व्हाई इज इट कंट्रोवर्शियल? क्योंकि किसी बंदे की सैलरी अगर मेरे हाथ में होगी तो वो मेरे इशारों पे ही नाचेगा या नहीं, है ना? मैं उसे कंट्रोल करूंगा। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किस लिए आया था? ताकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी गवर्नमेंट पे चेक रख सको। अगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ही मेरी जेब में होंगे, क्योंकि मैं ही डिसाइड करूंगा, तो जिसने मुझे चेक रखना था वो ही मेरे कंट्रोल में है, राइट? इसीलिए दिस वाज कंट्रोवर्शियल। खैर, कंट्रोवर्शियल और नॉट कंट्रोवर्शियल, आंसर क्या है इस चीज का? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? चलो नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर। बिल्कुल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द सीबीआई डायरेक्टर। बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीबीआई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, यस। चलो, ऑप्शन में ही दिया हुआ वैसे। Director of CBI is appointed as per section 4A of Delhi Special Police Establishment Act। बिल्कुल सही है, इसके तहत ही सीबीआई बना है, इसके तहत ही सीबीआई का बंदा कोई भी इंसान डायरेक्टर बनता है, बिल्कुल ठीक है। क्या सीबीआई के डायरेक्टर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है? नो, कौन अपॉइंट करता है? 3 मेंबर बॉडी है जिसमें पीएम है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है एंड चीफ जस्टिस हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। 3 लोग हैं जो सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे। पर बहुत बार ऐसा हुआ है, जैसे कि अभी भी था, कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है। हो सकता है ऐसा पार्लियामेंट में? इज इट पॉसिबल? क्या हुआ? पक्का? तो उस केस में ये पोजीशन खाली रहेगी। हाँ, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का जो लीडर है उसको आप इस पोजीशन पे रख दोगे एंड ये तीनों सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे। नाउ, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इज नॉट प्रोवाइडेड टू द डायरेक्टर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलता है। व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर? कि इतना टाइम तो तू मिनिमम रहेगा, है ना? वो मिलता है सीबीआई डायरेक्टर को, मिलता है।
कितने टाइम का मिलता है? 2 साल का मिनिमम टेन्योर सीबीआई डायरेक्टर को मिलता है। ठीक है, सो इस केस में द आंसर वुड बी 1 ओनली। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। Which among the following are included under the ambit of लोकपाल? लोकपाल के अंडर कौन कौन आएगा? अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी, तो इन चार में से बताओ लोकपाल के अंडर कौन कौन आएगा? एज पर सेंटर का जो एक्ट है लोकपाल का, लोकपाल एंड लोकायुक्ताज एक्ट 2013, जो अन्ना हजारे आंदोलन के बाद आया था, एज पर दैट एक्ट लोकपाल किन किन के खिलाफ करप्शन के केसेस इन्वेस्टिगेट कर सकता है? दीज आर योर 4 ऑप्शंस। सब बिल्कुल सही बात है। लोकपाल ऑल एनकंपसिंग बॉडी थी। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हो सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ हो सकता है, ऑफिशियल्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट हो सकता है, चेयरपर्सन ऑफ एनी बोर्ड एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है। सबके खिलाफ, किसी के भी खिलाफ आप करप्शन के केसेस इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। दैट वाज लोकपाल्स पावर। चलो ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं। 25th ये भी लोकपाल से रिलेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर ऑफ लोकपाल। लोकपाल का जो स्ट्रक्चर है एज पर लोकपाल एंड लोकायुक्ताज एक्ट ऑफ 2013। ये आता होगा तो ही कर पाओगे। चलो वैसे देख लेते हैं, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि नहीं आता होगा। लोकपाल शुड कंसिस्ट ऑफ 1 chairperson एंड अ मैक्सिमम ऑफ 8 members. Yes, absolutely correct. 50% of the members should be from judicial setup. Absolutely correct. Term of office for Lokpal chairman and members is 5 years. Age mentioned है, but term है इधर. Term of office. Term of office is also correct. 5 years है. ठीक है, सो इसका आंसर डी है आपका। ठीक है, आगे बढ़े। कुछ इसमें कोई एक्सप्लेनेशन, डाउट वगैरह नहीं? चलो नेक्स्ट। नेशनल, ये 26 हटा दो। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? करा हुआ पहले? करंट अफेयर्स में हुआ है? करंट अफेयर्स में हुआ है? हाँ, वैसे ये क्वेश्चन तो आना ही, मतलब या तो आता है या नहीं आता। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, होम अफेयर्स, अमित शाह जी के अंडर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स? बिफोर यू रीड द ऑप्शंस, कैन यू टेल मी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को लेके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है या नहीं है? है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल इसका पता होना चाहिए। बिल्कुल, अंडर आर्टिकल 323A लिखा हुआ है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनके मुद्दों को डील करने के लिए कैट बनेगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जहां आईएएस ऑफिसर्स वगैरह के कोई डिस्प्यूट होते हैं गवर्नमेंट के साथ, वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। ठीक है, अब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? रीड इट केयरफुली, थोड़ा लैंग्वेज में झोल हो सकता है। ये भी है। How many of you believe it's C? A किसको लगता है? A गलत है। किसको लगता है कि कैट पार्लियामेंट बनाएगा, सैट स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी? नहीं, ये याद रखना,
दोनों कैट और सैट पार्लियामेंट बनाएगा। आर्टिकल 323 ए में क्लियरली लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, tribunals may look into disputes and complaints with respect to recruitment, conditions of service of person appointed to public services. Absolutely, इसी का तो नाम है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। बिल्कुल सही है। ये बताओ कि इनका जो डिसीजन है, ये ट्राइब्यूनल जो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट बनाएगा, ये कोर्ट्स के ऊपर होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बात करी है, कोर्ट्स के ऊपर कुछ भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन होगा जो गवर्नमेंट को पावर दे देगा कि आप अपना एक सेपरेट कोर्ट बनाओ, उसके डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है? हो सकता है ऐसा? लॉजिक टेल्स यू नहीं। Tribunals established by a law of the parliament can exclude the jurisdiction of all courts. No, it cannot. सुप्रीम कोर्ट एंड इवन डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट, पर वो अलग चीज है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप इसमें अपील कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में इनके डिसीजंस के खिलाफ आप अपील कर सकते हो। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड यस, लॉ एस्टैब्लिशिंग द ट्राइब्यूनल्स मे प्रोवाइड फॉर द प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग रूल्स ऑफ एविडेंस टू बी फॉलोड। पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा उसमें सारे रूल्स होंगे कि कैट चलेगा कैसे, सैट कैसे चलेगा कैसे। ठीक है, सो इसका आंसर इज सी। कोई डाउट इसमें? पक्का? हाँ जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनजीटी, एनजीटी पता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इज नॉट करेक्ट? फैक्चुअल क्वेश्चन है। बी दिल्ली या बी बॉम्बे? दिल्ली। अच्छा, किसी को इसमें कोई डाउट है? नहीं, 2010 में एनजीटी एक्ट आया था, उसमें बना था। ओके, दिस इज करेक्ट। ऑब्वियस ही बात है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इसी के लिए बना होगा कि कोई भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रिलेटेड केस है, पोल्यूशन रिलेटेड केस है, वो सॉल्व होंगे। ठीक है जी। इट मे कंसिडर गिविंग रिलीफ एंड कॉम्पनसेशन फॉर डैमेजेस टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी। यस, मेरे घर के पास फैक्ट्री है, उसने ठीक ठाक पोल्यूशन करा है जिससे मेरी कॉलोनी के लोगों की हेल्थ खराब हो गई, तो वो कंपनी इज लायबल टू पे मी कॉम्पनसेशन, या एनजीटी बता सकता है। ठीक है, ये गलत है। इट इज नॉट बाउंड बाय प्रोसीजर्स इन अ कोर्ट। सिविल प्रोसीजर कोर्ट से बाउंड है बाकी कोर्ट्स, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां सारी प्रोसीजर, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि कैसे केस लड़ा जाएगा, कैसे एविडेंस प्रेजेंट होगा, ये सारी चीज। एनजीटी में ये चीज नहीं है। इट इज नॉट बाउंड बाय सिविल प्रोसीजर कोड। यहां पे क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, एनजीटी खुद बताएगा कि हमारे यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन है वो ऐसे प्रेजेंट करेगी एविडेंस, ये लोग ऐसे प्रेजेंट करेंगे एविडेंस, डिफेंस वगैरह। ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग, द आंसर इज डी। हाँ जी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है? अगेन ट्रिविया बेस्ड क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। How many of you say it's A? Official languages. B? बॉर्डर मैनेजमेंट होम अफेयर्स के अंडर नहीं होगा, फिर किसके अंडर होएगा? होम अफेयर्स, सिक्योरिटी होम अफेयर्स देखेगा। बीएफएस जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, किसके अंडर आती है? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर आती है? होम अफेयर्स के अंडर आती है। सीएपीएफ, सीआरपीएफ सब होम अफेयर्स के अंडर आते हैं। तो बॉर्डर मैनेजमेंट तो होम अफेयर्स का है। डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, मैं बता देता हूं। इन दोनों में बताओ, डी ये किसके अंडर होगा? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी है, तो लेट आया था, पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस इज आल्सो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। याद रखना ये चीज, बस क्वेश्चन आ सकता है। कंफ्यूजिंग है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हम सोचते हैं कि नहीं होगा, पर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट रिगार्डिंग होमोसेक्सुअलिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बन सकता है, रिसेंटली आया है।
सेक्शन 377। तो इसका आंसर तो यही है। कोई मुझे बताएगा सेक्शन 377 है क्या, या सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या जजमेंट दी है? किसी को पता है? करंट अफेयर्स में कवर हुआ है? आपके जो अभी तक करंट अफेयर्स लगे नहीं हुआ? चलो फिर बताओ, व्हाट इज सेक्शन 377? अच्छा, ये लॉ ब्रिटिश टाइम्स का है या इंडिया ने बाद में बनाया इंडिपेंडेंस के बाद? ये ब्रिटिश टाइम्स का है। देन ये जो सेक्शन 377 है ये आईपीसी का है। आईपीसी तो ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था, इंडियन पीनल कोड, ठीक है? तो ये ब्रिटिश टाइम्स का है। ब्रिटिश टाइम्स का क्या लॉ है ये? ब्रिटिश ने पता क्या कहा था सेक्शन 377 में? ब्रिटिश ने ये कहा था कि एनी कार्नल एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी विच इज अननेचुरल, वो प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 377। तो ब्रिटिश ने कहा था जो अननेचुरल है वो प्रोहिबिटेड है, कार्नल एक्टिविटी। दैट इंक्लूड्स होमोसेक्सुअलिटी, दैट इंक्लूड्स बीस्टियलिटी। बीस्टियलिटी पता है? पता है? एनिमल्स के साथ। दैट इंक्लूड्स कार्नल एक्टिविटी विद माइनर्स, ठीक है? वो भी अननेचुरल, माइनर 18 से कम, ठीक है? ये तीनों प्रोहिबिटेड थी। तो होमोसेक्सुअलिटी को भी अननेचुरल गिना गया था, चाहे विलिंगली और अनविलिंगली। ये भी लिखा था सेक्शन 377 में। कोई भी कार्नल एक्टिविटी है जो अननेचुरल है, चाहे वो कंसेंट के साथ हो रही है, बगैर कंसेंट के साथ हो रही है, अलाउड नहीं है, लॉ है इसके खिलाफ, पनिशमेंट होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 377 ठीक है, हम इसे खत्म नहीं करते, पर हम ना कंसेंट वाला हटा देते हैं। अगर होमोसेक्सुअलिटी म्यूचुअल कंसेंट से हो रही है तो हम इसे अननेचुरल नहीं कहेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 नहीं हटाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंसेंचुअल, म्यूचुअल कंसेंट के साथ इफ देयर इज होमोसेक्सुअलिटी इन अ प्राइवेट स्पेस दैट इज अलाउड। बिना कंसेंट के अगर हो रहा है तो सेक्शन 377 के अंडर प्रोसिक्यूशन है। बीस्टियलिटी में तो कोई कंसेंट का कुछ है ही नहीं, तो बीस्टियलिटी प्रोहिबिटेड है, चाहे म्यूचुअल कंसेंट हो चाहे ना हो। माइनर्स के साथ कार्नल एक्टिविटी प्रोहिबिटेड है, ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये याद रखना, आपको इसमें फंसा भी सकते हैं कि अंडर द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सेक्शन 377 वाज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। आप में से बहुत सारे कर भी दोगे, ऐसा नहीं है। सेक्शन 377 रहा है, बस उसमें जो बोला था ना कि होमोसेक्सुअलिटी अननेचुरल है, वो हटा दिया आपने। अगर म्यूचुअल कंसेंट है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्लियर? पता तो था ना इसके बारे में? सेक्शन 377 कब उठा था यह मुद्दा? उससे ही पहले का है, 2013-14 का है। एक नाज फाउंडेशन थी जो LGBTQ सुना है? हाँ, तो उनके लिए केसेस फाइट करती थी नाज फाउंडेशन। ठीक है, मेक सेंस? तो आंसर वुड बी ए। चलो एक बार ही पढ़ लेते हैं, जिन्होंने देखा नहीं वो देख लो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड दिस रिलेट्स टू ऑफिशियल लैंग्वेज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू हिंदी। फॉल्स है। फिर क्या है नेशनल लैंग्वेज? कोई भी नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कहां पे हैं? शेड्यूल 8 में। कितनी है? 22। ठीक है, सो उससे ही हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू हिंदी, गलत। 7th शेड्यूल कंटेन्स द लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 8th लैंग्वेजेस इन इंडिया आर ग्रुप्ड एज शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड। यस, जो 22 लैंग्वेजेस हैं ये शेड्यूल्ड हैं, उनके अलावा बहुत सारी सैकड़ों लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, वो नॉन शेड्यूल्ड है। In India, states have been created on the linguistic basis with the theory one language, one state. False. Answer है 3 only. In India, states have been created on the linguistic basis. ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। As a matter of fact, हमारे कंट्री में स्टेट्स कैसे बने हैं? कैसे? 1956 में एक एक्ट आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। वो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, दैट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर कमीशन। द नेम ऑफ द कमीशन वाज फजल अली कमीशन, क्योंकि उसके चेयरमैन फजल अली थे।
नाम ऑफिशियल क्या था? स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। उसमें बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी हुई थी। उन रिकमेंडेशंस में दिया हुआ था कि लैंग्वेज के बेसिस पे आप स्टेट्स बना सकते हो, बट ये फॉर्मूला नहीं चलाना वन लैंग्वेज वन स्टेट। अगर ऐसा होगा तो ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ इंडिया एक स्टेट होगा, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, राजस्थान पूरी एक स्टेट होगा अगर वन लैंग्वेज वन स्टेट होता। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तेलुगु लैंग्वेज 2 स्टेट्स हैं। कौन सी? आंध्रा एंड तेलंगाना, राइट? तो ये नहीं है। फजल अली कमीशन ने क्लियरली बोला था, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने क्लियरली बोला था। अब इस पॉइंट पे मैंने इलैबोरेट इसलिए किया है कि यू नीड टू नो अबाउट फजल अली कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। व्हेन वाज फजल अली कमीशन एस्टैब्लिश्ड? 1953। ये भी याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। फजल अली कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1953। ठीक है, बट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, 3 ओनली। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। The use of English language for all official purposes of the Union and also for the transaction of business in Parliament is an English language यूज होती है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में। सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज होती है। कौन सी होती है? इंग्लिश और हिंदी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। हाँ, कोई एमपी है जो तमिल ही जानता है, वो तमिल में बोल सकता है पर उसकी स्पीच ट्रांसलेट होगी, है ना? अभी इशू भी चल रहा है ना, जो डीएमके के एमपीज हैं, कनिमोई जो 2G स्कैम में पकड़ी गई थी, और 2-4 एमपीज थे जो काफी लड़ रहे हैं बीजेपी के साथ कि हम तो तमिल में ही बोलेंगे। कुछ सुना न्यूज में? कुछ ऐसा आ रहा है? नहीं सुना? नहीं सुना? हाँ ना, हाँ ना बोल दिया करो। ऐसे स्टोइक ऐसे ना करा करो। मुझे लगता है मैं क्लियरली नहीं बोल रहा, कहीं मैं ही तमिल में तो नहीं बोल रहा। ये तुम ऐसे होते हो, मैं कहा हाँ या ना, तुम ऐसे वाला ऐसे नहीं करना। खैर, इंग्लिश लैंग्वेज जो है पार्लियामेंट में ऑफिशियल लैंग्वेज है पार्लियामेंट वर्किंग्स के लिए। ये जो प्रोविजन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, हाँ के ना? नहीं है तो क्या कन्वेंशन है? कन्वेंशन है, हाँ के ना? कन्वेंशन मतलब कोई लॉ नहीं है, बस कभी चली थी ये प्रथा, चलती जा रही है, प्रथा है ये। क्या ये प्रथा है? नो, तो इट्स नॉट अ कन्वेंशन। तो मैं ए ऑप्शन काट दूं? ठीक है। क्या ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है? स्टैट्यूटरी मींस पार्लियामेंट ने लॉ निकाला था इसके लिए। क्या ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है? कितने लोग मानते हैं ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है? कितने लोग नहीं मानते? तो जो लोग नहीं मानते वो क्या मानते हैं? फिर इंग्लिश क्यों यूज हो रही है? कन्वेंशन भी आपने मना कर दिया कि प्रथा नहीं है जी ये। फिर आपने ये भी बता दिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी नहीं है, स्टैट्यूटरी भी नहीं है। फिर क्या है? ये सारे एमपी एमएलए फुकरी मार रहे हैं, यार देख मेरे को भी इंग्लिश आती है। फिर क्या, क्यों चल रही है इंग्लिश? स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। बैक स्टोरी सुन लो। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि देखो अभी बहुत सारे लैंग्वेजेस के लोग आ रहे हैं तो हम इंग्लिश को ही कॉमन रखेंगे। पर जो हिंदी वाले लोग थे ना, फ्रीडम फाइटर जो बहुत सारे थे, वो कह रहे थे कि यार ये तो फिर गोरों की, आपने अभी गोरों से आजाद हुए हो और फिर इंग्लिश को इंपोज कर रहे हो, ये तो गलत बात है। पर कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों का मानना ये था कि अभी इंग्लिश सभी हमको सभी के साथ कनेक्ट करती है। सिर्फ हिंदी बोलने वाले नहीं है इस देश में, बहुत सारे भी हैं। पर जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका फिर लगातार पुश था कि आप गोरों की एक लैंग्वेज हम पे इंपोज कर रहे हो। तो इन्होंने ना उस समय एक कॉम्प्रोमाइज सा निकाला। वो कह रहे हैं कि इंग्लिश देखो एज ऑफ नाउ टेम्परेरीली हम डाल देते हैं। 15 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि 15 साल तक ऑफिशियल इंग्लिश ही चलेगी जी, कोई और लैंग्वेज नहीं चलेगी। इन्होंने 15 साल इसलिए रखा कि 15 साल इस देश को, जो इतना ज्यादा डाइवर्स है, लिंग्विस्टिकली डाइवर्स है, उसको एक साथ होने में समय लगेगा। तो 15 साल हम सिर्फ इंग्लिश चलाएंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अगर पार्लियामेंट चाहता है कि इंग्लिश को कंटिन्यू करना चाहिए तो पार्लियामेंट लॉ बना दे, नहीं तो इंग्लिश डिसकंटिन्यू हो जाएगी 15 साल के बाद। सो कॉन्स्टिट्यूशन सेड
कि इंग्लिश रहेगी 15 साल तक ही, पर अभी तक इंग्लिश चल रही है, तो क्या हुआ होगा? 15 साल के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब एनफोर्स हुआ है? 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। तब से लेके 15 साल कब हो जाते हैं? 65 तक इंग्लिश ने रहना था एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, पर अभी तक चल रही है। क्या रीजन हो सकता है? 1963 या 64 में पार्लियामेंट एक लॉ निकालता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट। अंडर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ये कहा जाता है कि अब से पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चलेंगी इंग्लिश, हिंदी। ये दो ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स के लिए दो लैंग्वेजेस हैं। सो आज तक जो इंग्लिश चल रही है, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन। स्टैट्यूटरी, व्हाई? अंडर विच लॉ? ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती तो 15 साल में खत्म था मामला, बट इसकी वजह से, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट की वजह से, इट्स अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन, हेंस बी। ये जो एक्स्ट्रा, वैसे तो मैं आंसर सीधा बता सकता था, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट बी, पर ये जो मैं बैकग्राउंड की स्टोरी बता रहा हूं वो इसलिए बता रहा हूं कि ये जो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है, इसमें से भी सवाल आ सकता है। दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दीज 15 ईयर्स। 15 लिख देंगे, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश वॉज टू कंटिन्यू एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट्री बिजनेस फॉर 15 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, ऐसे भी दे सकते हैं। सो यू नीड टू नो अबाउट 15 ईयर्स। बनती है बात? तो इसीलिए, ठीक है, आंसर इसका स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। अगेन, द लॉ इज नोन एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट। ठीक है, चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंसिडर करो और बताओ आंसर। चलो, इसमें तो हम सबका अग्रीमेंट है, अभी बात हुई है, ये तो सही है। ये सही है। The Constitution prescribes the continued use of English as the official language of Union even after 15 years. अभी तो बात की है, ठीक है। The Constitution does not specify the official language of different states. क्या ये सही है या गलत है? स्टेट का जो बिजनेस है, विधानसभाओं का जो बिजनेस है, स्टेट गवर्नमेंट का जो बिजनेस है, उसमें जो लैंग्वेज यूज होगी वो कौन सी लैंग्वेज होगी, ये डिसाइड कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। पंजाब में पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हरियाणा में हिंदी है, हिमाचल में पहाड़ी है ना? पहाड़ी है, पहाड़ी कोई लैंग्वेज है रिटन स्क्रिप्ट वाली? हिमाचल में क्या है? हिंदी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मान क्यों गए थे फिर पहाड़ी वाली बात? होगी भाई, कह तो रहा है पहाड़ी होगी, जेएनके में भी पहाड़ है, वहां भी पहाड़ी चल जाएगी, ठीक है, छोटी मोटी। खैर, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताएगा, स्टेट के पास पावर है, ठीक है। कल को आपको पता है, चेतन सर ने भी आपको बताया होगा, कर्नाटका और केरला वाले कुछ रीजन में एक छोटा सा रीजन है जहां पे एक लैंग्वेज बोली जाती है टुल्लू, बताया होगा सर ने, है ना? तो कल को कर्नाटका चाहे टुल्लू को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दे, है ना, तो वो कर्नाटका के पास पावर है। पर अभी कर्नाटका ने किसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया? कन्नड़। खैर, ये स्टेट के पास पावर होगी, हेंस ये क्या है? गलत। Constitution does not specify. So the answer to this question would be B, 2 only.